हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अपने क्विक रिवीजन बैच का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंस्टॉलमेंट्स। किस्तों वाले क्वेश्चन जो आप फेस करते हैं, इसके अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों तरह के इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट्स कर लेंगे। और बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है इन क्वेश्चंस के अंदर, तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी वो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ करेंगे ही नहीं, फास्ट करेंगे और समझ के अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को तसल्ली से समझेंगे, सिंसियरली आप देखेंगे, तो अगर वाकई में रिजल्ट चाहते हैं तो उसके बदले में कुछ टाइम, कुछ एनर्जी आपको डिवोट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है जी। जो एक क्विक रिवीजन बैच है, इसके अंदर हम करते क्या हैं, कोई भी टॉपिक जो है उसको मिनिमम टाइम के अंदर रिवाइज करते हैं। और इसकी सारी वीडियोस चैप्टर वाइज यूट्यूब के ऊपर आपको मिल रही है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जब आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो इवन कोचिंग सेंटर का जब आप चैनल ओपन करेंगे तो वहाँ पर इवन कोचिंग सेंटर का आपने चैनल ओपन किया, वहाँ पर जब आप होम पेज पर आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल रहा है, वैसे प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिलती है प्लेलिस्ट्स के अंदर। ठीक है, वहाँ पर तो ये प्लेलिस्ट मिल ही जाएंगी आपको, जब आप ढूंढोगे मैथ के क्विक रिवीजन बैच की और सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। फिलहाल के लिए मैंने ये होम पेज पर लगा रखी है। इन फ्यूचर अगर मैं इनको होम पेज से हटा दूँ तो आपको यहाँ पर जाके मिल जाएंगी। तो फिलहाल आपको मैथ का कंप्लीट क्विक रिवीजन बैच, ये जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐसे, और भी चैप्टर इनके अंदर हैं ऐसे। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से जो रीजनिंग है उसके टॉपिक्स भी ऐसे ही चैप्टर वाइज क्विकली रिवाइज करवाए जा रहे हैं। तो आपका जब एग्ज़ाम आएगा, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आप उससे पहले कुछ महीने आप इनसे अगर आप क्विकली रिवाइज करेंगे तो मोस्ट एफिशिएंट आपका रिवीजन करने का तरीका रहेगा। और इसी के ठीक नीचे लास्ट 5 साल के क्वेश्चन कई सारे टॉपिक्स के यहाँ पर भी अपलोड किए हुए हैं। तो ये जो 2 प्लेलिस्ट हैं, मैथ की ये वाली और मैथ की ये वाली, ये मैथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। ऐसे ही रीजनिंग की 2 प्लेलिस्ट, एक रीजनिंग का क्विक रिवीजन बैच और ऐसे ही रीजनिंग की 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। तो आप एग्जाम से पहले इनका काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, तो इसके अंदर हम करते क्या हैं, जो बच्चे पहले से क्विक रिवीजन बैच को देख रहे हैं अब वो थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं। कोई पहली बार आया तो मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई क्या है मामला। हम मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे हैं, इस तरीके से हम रिवाइज कर रहे हैं। बट एक शर्त ये है कि एटलीस्ट आपने एक बार सिलेबस कर लिया हो, क्योंकि ये एक रिवीजन बैच है। कहीं से भी किया हो, मेरे से किया हो, किसी और टीचर से किया हो, बुक से किया हो, रैंडम किया हो, बस एक बार कर लिया हो तो बिकॉज ये एक रिवीजन बैच है, बेटर रहेगा आपके लिए। अदरवाइज फर्स्ट टाइम भी समझ में आ जाएगा जिस तरीके से मैं समझाता हूँ, बट रिवीजन बैच है एग्जाम से पहले। एक्चुअल में इसका पर्पज़ क्या है वो बता रहा हूँ। ठीक है जी। अदरवाइज एग्जाम से पहले कम टाइम है और आपने सीखना है इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये नहीं है कि मैं इसके अंदर कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, मैं इसके अंदर कंसेप्ट बताऊंगा, एक बार बताऊंगा, शांति से बताऊंगा। लेकिन जो सिखाने वाला बैच होता है उसके अंदर मैं 2 बार 3 बार अलग अलग तरीकों से, मल्टीपल तरीकों से बताता हूँ। यहाँ पर एक बार मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, आपने उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। फिर आपका वो क्वेश्चन सोल्व हो गया नहीं हो गया, जो मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आपने वो सोल्यूशन देखना है, भले ही वो सेम हो या आपको कुछ सीखने को मिले, बट आपने देखना जरूर है, भले ही तेज स्पीड पर देख लो। ठीक है भाई। और एग्जाम तक हम मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लेंगे। ऑफ कोर्स आपने अपना फीडबैक देना, आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप सिंसियरली कुछ सीखना चाह रहे हैं भाई साहब, अगर आप वाकई में कुछ आपको रिजल्ट चाहिए कि हाँ मेहनत कर रहे हो उसका कुछ आउटकम मिले, तो आपको पेन नोटबुक लेकर सिंसियरिटी के साथ पूरा फोकस इसी पर देना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है साथ में वही बाहर बैठ के कुछ हैं, गली में जाते हुए लोगों को भी देख रहे हैं, साथ में मैथ्स भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। एक टाइम पर एक काम कर लो। ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंदर जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उनकी पीडीएफ वगैरह वो कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अपना जो टेलीग्राम चैनल है इवन कोचिंग सेंटर का, टेलीग्राम के ऊपर आपको ये चैनल मिलेगा इवन कोचिंग सेंटर का। तो इसके ऊपर जैसे अभी लेटेस्ट अपडेट आई है, ऐसे ही आपको लेटेस्ट अपडेट और कोई भी चैप्टर जो हो गया है उसकी पीडीएफ, यहाँ पर जो भी ज़रूरी सारी चीज़ें वो यहाँ पर मिलती रहती हैं, सारा स्टडी मटेरियल। तो इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा।
ठीक है ब्रदर। और अपनी जो E1 कोचिंग सेंटर की ऐप है, ऐप के ऊपर जाओगे तो वैसे मैं वेबसाइट के ऊपर जाके दिखा देता हूँ। ऐप के ऊपर ये सारी टैब्स हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके अंदर एक टैब होगी यूट्यूब पीडीएफ्स की। ये ऐप के ऊपर आप ऐसे होम पर रहोगे तो उनके अंदर एक टैब होगी यूट्यूब पीडीएफ्स की, तो उस टैब को खोल लोगे तो अगस्त 2024 में वीडियो बन रही है, इसके ऊपर क्लिक करोगे। ऐप के अंदर भी ऐसा ही, मतलब इसी तरीके से आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी इस महीने में यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड हुई है उनसे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट के क्विक रीजन बैच की पड़ी है, ठीक है। रीजनिंग के क्विक रीजन बैच के जो टॉपिक्स हो रहे हैं अपलोड उनकी पड़ी है, ठीक है भाई। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो क्या है कि आप जो कंटेंट हम दे रहे हैं आपको उसके बारे में पता नहीं होता कई सारे स्टूडेंट को, तो वही कंटेंट आप यूज़ नहीं कर पाओगे तो क्या फ़ायदा फिर ना, पता तो है एटलीस्ट। तो इसलिए मैं बार बार इन्फॉर्म करता हूँ हर वीडियो के अंदर। ओके, जो मैथ का क्विक रिवीजन बैच है और जो रीजनिंग का क्विक रिवीजन बैच है उनकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक डलवा दिया है। और TCS सीरीज़ का 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, जो मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ से एक्सेस कर लेना, ठीक है। और बिकॉज ये इंस्टॉलमेंट का टॉपिक है जिसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो इसीलिए इससे पहले आपको परसेंटेज पढ़ना ज़रूरी है। परसेंटेज पढ़ोगे तभी आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा, और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तभी आपको इंस्टॉलमेंट अच्छे समझ में आएगा। तो अगर आपने वो पहले नहीं देख रखा मेरे नज़रिए से तो इनको देख लो, देख रखे हैं तो हम इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आप बहुत ही तसल्ली से इस कंसेप्ट को समझ जाओगे। ये कोई मिस्टीरियस सा कंसेप्ट बना हुआ है स्टूडेंट के लिए कि पता नहीं क्या है, बहुत आसान, बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है, और सेकंड्स में आप इसके क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है। सिंसियरली बैठ जाओ, फिर आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट करेंगे। अगर हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट समझ लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट की समझने में आसान रहती है, ठीक है। तो पहले CI वाली कर लेते हैं। चलिए जी, स्क्रीन को काला कर देते हैं ताकि आपकी आंखें जो एक बार मिली हैं जीवन में वो सुरक्षित रहे, ठीक है। चलो जी, और आपका फ़ोन भी कम बैटरी खाए, दो फ़ायदे हैं इसके। चलिए, इंस्टॉलमेंट सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टॉलमेंट्स हैं क्या, ये कंसेप्ट क्या है, ये सिस्टम क्या है। देखो, मान लो आपने कहीं से कुछ रुपए उधार लिए, मान लो मेरे से ही आपने P रुपए उधार लिए, या फिर ये कर लेते हैं, इस P को भी छोड़ो, पहले मैं आपको वैल्यूज से बताता हूँ कि मान लो आपने मेरे से 3,000 रुपये उधार लिए सपोज। तो मैंने बोला कि यार ठीक है, आपने 3,000 रुपये तो उधार ले लिए, बट मैं 10% पर एनम के हिसाब से रुपये चार्ज करूँगा। अगर 1 साल बाद देने हैं तो 1 साल बाद दे देना, 10% का ब्याज लगा लेना। 2 साल बाद देने हैं 2 साल बाद दे देना, आपका दिल करे तब दे दो, बट मुझे 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट दे देना। मैंने ये बोल दिया आपको, ठीक। ओके जी, तो आपने क्या किया, आप अगर इसको 2 साल बाद दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप समझ ही चुके हो, इसके ऊपर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे और दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपने ये सोचा यार मैं इकट्ठे दूंगा, मेरे ऊपर बर्डन पड़ेगा। मान लो 3 लाख की जगह आपने 3,000 की जगह आपने 3 करोड़ रुपए उधार लिए होते हैं, तो फिर तो इकट्ठे नहीं दे पाओगे। तो फिर आप बोल रहे हो यार किस्तें बंधवा लेता हूँ, इसीलिए लोग किस्तें बंधवाते हैं, घर खरीदते हैं तो, गाड़ी खरीदते हैं तो आपने ये बोला कि ठीक है मैं किस्तों में दूंगा। तो आपने क्या किया, ध्यान से एक बार कंसेप्ट को समझेंगे, एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं वो बाद में देखेंगे, ये समझेंगे तो आप इसको फिर रिलेट कर पाओगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपने ये किया, इस 3,000 रुपये को अपने मन में ही हजार 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 ऐसे रख लिया अपने मन में ही, ठीक है। 3,000 रुपये है, मैं एक काम करूंगा। वैसे इंटरेस्ट क्या होता है बताना मुझे, इंटरेस्ट होता है फीस। अगर आपने मेरे से रुपए लिए तो जितने टाइम के लिए आप मेरे रुपए को यूज करोगे उसकी कुछ फीस लूंगा मैं। कितनी फीस लूंगा वो डिपेंड करता है रेट पर। मैं 10% ले रहा हूं 1 साल, ठीक है, क्लियर है। तो आपने क्या किया, आपने ये मान लिया कि यार मैंने 3,000 रुपये लिए, तो मैं 1 साल के बाद मैं ये जो 1,000 रुपये है ना, आपने मेरे से अभी ये मान लो 3 गड्डियां ली हैं, 3 गड्डी ली हैं, 1,000 रुपये की 1,000 रुपये की गड्डी तो गया, 3 नोट ही हो जाएंगे, बंद हो गए जो। आपने मेरे से 3 नोट लिए हैं 1,000 रुपये के, ठीक है।
तो आपने बोला कि ये नोट मैं 1 साल के बाद वापस कर दूंगा। तो आपने ये नोट कितने टाइम तक यूज किया? आपने तो 1 ही साल यूज किया। भाई आप अगर इस नोट को अपने पास 5 साल के लिए रखोगे, 5 साल के लिए यूज किया मानूंगा मैं, और 5 साल का ब्याज लूंगा। तो आपने इस नोट को 1 ही साल यूज किया। मान लो 1 साल के बाद आप इस 1000 रुपए की जगह कितने रुपए दोगे? तो रेट है 10% पर एनम, इसका 10% है 100 रुपए, तो आप मुझे 1100 रुपए दोगे और बाकी रुपए अभी आपके पास हैं। फिर आपने क्या किया? आपने 2 साल के बाद आपने ये मान लिया कि ये जो दूसरे वाला नोट है ये अब तक मेरे पास पड़ा है। 2 साल हो गए, ये तीनों नोट मैंने आपको दे रखे थे, ये नोट तो आपने अपने पास 1 साल ही रखा, अब 2 साल हो गए, तो अब आपके पास मेरे 2 नोट पड़े हैं। तो ये जो नोट पड़ा है इसकी जगह आप कितने रुपए दोगे? 2 साल हो गए तो 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे, तो 1000 गुणा में 11/10 गुणा में 11/10, 10% की रेट से, तो आप मुझे दे दोगे 1210 रुपए। ठीक, अब आपके पास मेरे कितने नोट पड़े हैं? अब आपके पास मेरा एक ही नोट पड़ा है। ये नोट आप दे रहे हो 3 साल के बाद, तो सिर्फ ये नोट देने से तो काम चलेगा नहीं। 3 साल तक यूज कर लिया आपने, 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा, तो इसको आप 3 बार 11/10 से गुणा करोगे तो 1331। मैं भाई साहब ये बोल रहा हूँ यार, इससे पहले प्लीज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेना यार, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ एटलीस्ट ये समझ में आ जाए, है ना? क्लियर है? तो जो इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट है, एक बार रुको, नीचे से रबड़ गायब हो गया, आ गया। तो जो इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह का कंसेप्ट है कि जो प्रिंसिपल है उसको हमने 3 हिस्सों में बांट लिया, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000। ठीक है, कुछ रुपए हमने 1 साल के लिए यूज किए तो उसके ऊपर 1 साल का ब्याज, कुछ रुपए हमने 2 साल के लिए यूज किए उसके ऊपर 2 साल का ब्याज दे दिया, कुछ रुपए हमने 3 साल के लिए यूज किए तो हमने 3 साल का ब्याज दे दिया। आप ये बोलोगे कि सर एग्जाम के अंदर इक्वल इंस्टॉलमेंट आती है, वो हम करेंगे, टेंशन मत लो, बट पहले एक बार कंसेप्ट को समझ लो। तो ये है इंस्टॉलमेंट। जो आप 1 साल के बाद रुपया दे रहे हो, कुछ रुपया है जिसके ऊपर 1 साल का ब्याज लगाकर उतना बन जाता है, वो दे रहे हो आप। ये 1100 क्या है? कुछ रुपए के ऊपर 1 साल का ब्याज लगा के 1100 बन रहा है, ये अमाउंट है। इसके बदले में आपने कुछ ना कुछ रुपया उधार लिया होगा, कितना लिया होगा वो रेट से पता लग जाएगा। आप 1 साल का ब्याज लगाने के लिए 11/10 से गुणा करोगे, पीछे प्रिंसिपल निकालने के लिए 10/11 से गुणा करोगे। अच्छा, 1000 रुपए की जगह 1100 रुपए दे रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट क्या होती है? आप ये सोचते हो कि यार सारा रुपया इकट्ठा देने के बजाय मैं टुकड़ों में दूंगा, तो कुछ रुपया आपने 1 साल के लिए यूज किया, किस्त दे दी, तो जो पहले साल की किस्त बन रही है कुछ अमाउंट के ऊपर 1 साल का ब्याज लगा के वो बनेगी। जो दूसरे साल की किस्त है कुछ अमाउंट आपने 2 साल के लिए यूज किया, तो कुछ है अमाउंट जिसके ऊपर 2 साल का ब्याज लगा के वो किस्त बनेगी। तो ये है, तो जितने टाइम के लिए हम रुपये को यूज कर रहे हैं उतने टाइम का उसके ऊपर ब्याज दे रहे हैं। ऐसा, इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा। अब इसी को मैं वेरिएबल्स में लेकर चलूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। देखो, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, मान लो आपने मेरे से ₹P लिए हैं और रेट है भाई साहब 10% पर एनम। ठीक है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। इस ₹P को आपने 3 हिस्सों में तोड़ दिया। आपने बोला कि x प्लस में y प्लस में z, छोटे बड़े कैसे भी कर लो फर्क नहीं पड़ता, इक्वल करो अनइक्वल करो। आपने इस ₹P को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। तो आप आए मेरे पास 1 साल के बाद, आपने सोचा अपने मन में कि यार ये वाला जो मेरे ऊपर सिर पे ब्याज चढ़ा ना इसको क्लियर कर दूं, तो आप इसकी जगह मेरे को कितने रुपए दोगे? क्योंकि आपने x रुपए लिए थे मेरे से, कब? 1 साल पहले। आपने 3 हिस्से लिए थे, आप मेरे से 3 पोटली लेके गए, 3 पोटली, एक x एक y एक z, उनमें इतना अमाउंट था। तो आपने बोला एक पोटली का कर्जा उतार देते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा उस पोटली को यूज करते हुए 1 साल हो गया, तो 1 साल का ब्याज निकालो। तो आप x रुपए नहीं दोगे, आप x इंटू 11/10 दोगे। ये 11/10 को रेट 110/100। ठीक है, 2 साल के बाद अब आपका दिल किया कि यार ये दूसरी वाली 2 पोटली का कर्जा पड़ा है मेरे सिर पर, इस पोटली का कर्जा और उतार दूं, तो 2 बार ब्याज लग जाएगा, तो आप मेरे को इतने रुपए दे दोगे। ठीक है जी, 3 साल के बाद आप बोल रहे हो यार इस पोटली का भी झंझट खत्म करते हैं, ठीक है, अपना धंधा अच्छे से बिजनेस चल पड़ा है, अब सिर पे के उधार रख के, तो आप इतने रुपए दे दोगे।
इंस्टॉलमेंट का ये है कंसेप्ट। अब मैं इसको ढालूंगा अपने एग्जाम में, जैसे यूज होता है वैसे। एग्जाम में क्या होता है, अपनी ये जो सारी इंस्टॉलमेंट है ना, ये इक्वल होती हैं सर, है ना। तो ठीक है जी, इनको भी इक्वल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं रेट का एग्जाम्पल लूंगा, वही 10% का, यहाँ से मैं इक्वल करके आपको बताऊंगा, फिर सबके ऊपर ऐसे ही लगाएंगे आप। ठीक है, मान लो आपने मेरे से P रुपये लिए और आपने 1 साल के बाद एक इंस्टॉलमेंट दे दी, आपने 2 साल के बाद एक इंस्टॉलमेंट दे दी मुझे, और आपने 3 साल के बाद एक इंस्टॉलमेंट दे दी, और आपने सारा कर्जा चुका दिया। ठीक है, अब देखो इस P रुपये को मैंने 3 हिस्सों में तोड़ा है, 3 हिस्सों में, समथिंग प्लस में समथिंग प्लस में समथिंग। ये समथिंग मैंने उतार दिया 1 साल के बाद, तो इसके ऊपर 1 साल का ब्याज लगाया तो कुछ आया। ये मैंने उतार दिया 2 साल के बाद, इसके ऊपर 2 साल का ब्याज लगाया तो कुछ आया यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर 3 साल का बाद, ये मैंने 3 साल तक यूज किया और मैंने उतार दिया ये। ठीक है, तो फाइनली जो ये अमाउंट आ रहा है ना, ये इसके ऊपर 1 साल का ब्याज लगाने के बाद, इसके ऊपर 2 साल का ब्याज लगाने के बाद, इसके ऊपर 3 साल का ब्याज लगाने के बाद, वो अमाउंट सेम होना चाहिए वैसे। अच्छा जी, तो देखते हैं। देखो अगर रेट 10% पर एनम है, तो 10 रुपये के ऊपर 1 रुपया का ब्याज लग रहा है। कैसे? 10%, यानी कि 10/100, यानी कि 10 रुपये के ऊपर 1 रुपये का ब्याज लग रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 साल में 10 रुपये 11 रुपये बन जाएंगे। अगर आपने किसी से 10 रुपये लिए तो 1 साल बाद 11 रुपये देने पड़ेंगे। ओके जी। अगर ऐसे ही आपने किसी से, अगर मैं 2 साल की बात करूं, ये 1 साल की बात है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, कि अगर आपने किसी से 100 रुपये लिए तो 2 साल में 121 देने पड़ेंगे। ये कैसे हुआ? देखो 1 साल में मनी हो जाता है 10% रेट के हिसाब से 100 से 110, 11/10 गुना। 2 साल में हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, 121/100 गुना। 100 रुपये की जगह 121 देने पड़ेंगे। 2 साल किसी का रुपया लोगे तो 10% रेट पर। अगर 3 साल उसका रुपया लोगे तो 1000 रुपये की जगह 1331 देने पड़ेंगे। कैसे आया? 11 और 10 का क्यूब करके। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर 1 साल के लिए आप किसी का रुपया ले रहे हो 10% रेट पर, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 10:11 होना चाहिए। 10 रुपये की जगह 11 रुपये दोगे। अगर 2 साल के लिए रुपये लिए 10% पर एनम रेट पर, तो 100 रुपये की जगह 121 रुपये दोगे। और 3 साल के लिए रुपये लिए तो इसका क्यूब कर दो, इसका तो 1000 रुपये की जगह, और इसका क्यूब कर दो, 1331 रुपये दोगे। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूं अगर ये वाला हिस्सा यहां पर 10 है, ये वाला पोर्शन 10 है, तो ये 1 साल के बाद जो मैं पे कर रहा हूं ये 11 होगा। 10 रुपये की जगह मैं 11 रुपये दूंगा। ये रेशियो है, सिर्फ यहां जो भी पोर्शन था और यहां जो मैंने इंस्टॉलमेंट दी उसका, ये एक रेशियो है, एक्चुअल रुपए नहीं है। अगर यहाँ पर 10 यूनिट रुपए थे, अगर ये रुपए 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इस रुपए को, तो यहाँ पर जो मैं रुपए दूंगा उसको रिप्रेजेंट करेगा 11 यूनिट, उसकी वैल्यू को। तो ये दूसरा वाला पोर्शन मैंने 100 मान लिया भाई। अगर ये, क्योंकि मैं 2 साल के बाद दे रहा हूँ, इसको रिपे कर रहा हूँ, तो 100 की जगह मैं 121 रुपये दूंगा। ठीक है जी। ये तीसरा वाला पोर्शन मैं यूनिट में ही मान रहा हूँ, ये मैं रुपये नहीं मान रहा। 1000 यूनिट, ये 1000 है तो ये 1331 होगा। ये रिप्रेजेंट करता है पहले साल के बाद जो इंस्टॉलमेंट दी है, जो दूसरे साल के बाद इंस्टॉलमेंट दी है, जो तीसरे साल के बाद इंस्टॉलमेंट दी। अब एग्जामिनर तो बोल रहा है ये क्या है? ये रेशियोज हैं, 3 रेशियो हैं। यहाँ का रेशियो, ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो। तो रेशियोज को मर्ज करें, रेशियो के अंदर रेशियो मर्जिंग सिखाता हूँ आपको। तो ये वैल्यू यार सेम होनी चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, ये 2 सिमिलर रेशियो है, मैं काम करता हूँ इसको भी 11 गुना कर दूँ और इसको भी 11 गुना कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1100। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 100 की जगह अगर मैं 121 दे रहा हूँ, तो मैं 1100 की जगह 1331 रुपये दूंगा 2 साल में। भाई ये रेशियो ही है, दोनों को मैंने सेम गुणा कर दिया ताकि ये सेम हो जाए। अब बिकॉज ये 11 की पावर 3 है, ये 11 है, तो यहाँ पर मैंने 11 की पावर 2 121 से मल्टीप्लाई किया, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेशियो था इसको भी 121 से मल्टीप्लाई किया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1210 रुपये की जगह मैंने 1331 रुपये दे दिए। तो मैंने किया क्या? मैंने रेट के हिसाब से अपनी इंस्टॉलमेंट को सेम कर लिया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, मैं आपको इंस्टॉलमेंट है क्या वो समझा रहा हूं, फिर हर तरह का क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? ये 1210 रुपये, ये प्रिंसिपल का ही हिस्सा है। प्रिंसिपल के ही तो मैंने 3 टुकड़े किए थे। आपने मुझसे कुछ रुपए लिए थे, तो आपने उसके 3 टुकड़े कर दिए। आपने उस रुपए को इस रेशियो में बांट लिया, ऐसे मान लो जितने भी रुपए हो, आपने उसके 3 टुकड़े कर दिए। ये आपने 1 साल के लिए यूज किया
और इतनी इंस्टॉलमेंट दे दी। ये 2 साल के लिए यूज किया और इसके बदले में इतने रुपए दे दिए। अब 2 साल का ब्याज लगाकर इतने बन जाएंगे, चेक कर लो। और ये आपने 3 साल के लिए यूज किया, इसकी जगह आपने इतना दे दिया। तो देखो अपने पास क्या क्या मिल गया। अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल, बिकॉज ये प्रिंसिपल के ही 3 हिस्से हैं। अगर आप इन तीनों को जोड़े, एग्जाम में ये ऐसे माया जाल नहीं बनाना है, टेंशन नहीं लेनी। मैं छोटा मेथड लिखने का बताऊंगा ना, बट अभी समझना जरूरी है। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3310। ये है अपना प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अगर 3310 यूनिट है तो इंस्टॉलमेंट, ये तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वली होंगी, अपने पेपर में इक्वल आती हैं। तो अपनी इंस्टॉलमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 1331। ठीक है, अपनी इंस्टॉलमेंट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1331। और इसी चीज को देखो, आपने 1210 की बजाय 1331 दिए तो ब्याज कितना दिया, 1210 की बजाय इतने दिए, तो इसमें से ये घटा दो तो आपने ब्याज दिया 121 रुपए। आपने 1100 की बजाय 1331 दिया तो इसमें से इसको घटाओ, 1100 रुपए लिए थे एज ए प्रिंसिपल, फिर टोटल अमाउंट इतना दिया तो ब्याज कितना लगा, तो ये हो गया भाई 231। इसमें से इसको घटा दिया मैंने, क्योंकि वो कई बार हो सकता है आपसे ब्याज ही पूछ ले। आपने 1000 रुपए की जगह इतने दिए तो ब्याज कितना दिया, 331। इन सबको जोड़ लो, 3 2 5 1 600, 31 और 31 662 और 20 682 और 1 683, तो 683। मेरे पास सब कुछ है लेकिन वो यूनिट्स में है। अब एग्जामिनर पता है क्या करेगा, या तो इंस्टॉलमेंट दे देगा इसकी 10 गुना 20 गुना 5 गुना 7 गुना, और पूछ लेगा प्रिंसिपल कितना है, तो इसकी जितनी गुना होगी रियल वैल्यू, ये तो यूनिट में है, इसका उतना ही गुना हो जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू। तो अपने पास इंस्टॉलमेंट भी पड़ी है यूनिट्स में, इंटरेस्ट भी पड़ा है, प्रिंसिपल भी पड़ा है। इन तीनों में से एक देके कोई एक पूछ लेगा। अब एग्जाम में इसी सिचुएशन को कैसे करेंगे देख लो। मान लो 2 सिचुएशन बता दूंगा अब मैं आपको। मान लो आपको बोला कि रेट जो है वो 10% पर एनम है सर, ठीक है, ठीक है, और सेम क्वेश्चन है, और मैंने आपको बता दिया कि जो आपका इंटरेस्ट है, मान लो इसी का 10 गुना कर लेते हैं यार, 6830 है। एग्जामिनर ने बता दिया कि एक बंदे ने कुछ रुपए लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट पर, सालाना रेट 10% है, और उसने 3 इंस्टॉलमेंट में, ईयरली इंस्टॉलमेंट में रुपया दिया। जो उसने नेट इंटरेस्ट दिया वो 6830 है। बताओ हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है। ये क्वेश्चन हो गया। तो अब एग्जाम में ऐसे करेंगे कि अच्छा रेट 10 है, यानी कि 10 रुपए के ऊपर 1 साल में 11 रुपए ब्याज लग रहा है। सॉरी, 10 रुपए के 1 साल में 11 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है, 100 से 110, ठीक है। 2 साल में 100 का 121, 3 साल में 1000 का 1331। स्क्वायर किया, क्यूब किया। अब मुझे पता है मैं इसको 11 गुना करूंगा दोनों तरफ ताकि ये 1331 हो जाए, तो मैंने 11 से गुणा कर दिया, ये 1331 हो गया। और इसको 11 से गुणा करूंगा तो यहीं पर, मतलब लाइक 100 है तो 100 इंटू 11 1100। इसको मैं 21 कर रहा हूं दोनों तरफ, 121 से गुणा, 1331 होता है 11 का क्यूब, तो 11 यहाँ रहा, 11 का स्क्वायर यह रहा, तो 121 से करूंगा तो ये 1210 हो जाए। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। अगर उसने प्रिंसिपल पूछा है तो मैं इन सबको जोड़ लूंगा। ये है आपकी इंस्टॉलमेंट, इन तीनों जगह 1331 ही होएगा, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास 3 चीजें हैं, ये है मेरी इंस्टॉलमेंट, मैं ऐड करके ही दिखा देता हूं। इन सबको जोड़ा था मैंने, कितना, 3310 बना था। इन सबको जोड़ोगे 3310 बन जाएगा। ये है मेरा प्रिंसिपल जो मैंने उधार लिया था, ठीक है, और ब्याज, इन दोनों के बीच में गैप देखोगे आप, तो यहां पर इसको गुणा मत करना है, 1331 है, तो यहीं से गैप देख लो, ऐसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, यहीं से गैप देख लो। तो 121, यहाँ पर 121 का ब्याज, यहाँ पर ये देख लो 231 का ब्याज, वही आएगा जो पहले हमने देखा था। यहाँ पर 331 का ब्याज, क्योंकि सेम वैल्यूज पर हम कर रहे हैं ना, 121 231 331, 683 आया था। तो इन सबको जोड़ दोगे तो इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 683, ये अपना इंटरेस्ट लगा है। अब इन 3 में से कोई एक दे के कोई एक पूछता है, तो उसने इंटरेस्ट दे रखा इतना लगा, तो इसका 10 गुना है, उसने इंस्टॉलमेंट पूछी थी, तो एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट की वैल्यू ये हो जाएगी। हमने तो सिर्फ इस रेट को लेकर एक कंडीशन क्रिएट करी है, एक रेशियो क्रिएट कर दिया। अगर यहीं पर अपनी रेट जो है वो हो जाती मान लो 12.5% पर एनम, और सर 2 साल के इंस्टॉलमेंट की बात होती, तो मैं क्यूब तक ना जाके स्क्वायर तक जाऊंगा,
कैसे, देखो 12.5% का क्या मतलब है, 1/8 रेट होना, यानी कि 8 रुपए के ऊपर 1 रुपया का ब्याज लगना एक साल में, यानी कि 8 रुपए 9 हो जाएंगे। 2 साल की बात हो रही है, मान लो इक्वेशन 2 साल का है तो स्क्वायर कर देते हैं, 64 रुपए के 81 रुपए हो जाएंगे। बट इंस्टॉलमेंट इक्वल आती है अपने एग्जाम में, तो इसको भी 9 गुणा कर दो, 9 8 ये 72 हो जाएगा, ये दोनों 81 हो गई। ठीक है, तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, 4 और 2 6, 7 और 6 13, 136 यूनिट अपना प्रिंसिपल है भाई। इंस्टॉलमेंट है अपनी 81 रुपए, और अगर वो इंटरेस्ट हमसे पूछे तो ये भी 81 ही है, तो 9 और 2 11, 9 रुपए ब्याज यहां लगा है और 17 रुपए ब्याज यहां लगा है, 81 माइनस 64, तो 17 और 9 26। तो जो अपना इंटरेस्ट है, जो इस इंस्टॉलमेंट के कारण अपना कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया, 17 + 9 26 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब वो ये 3 वैल्यू आपको यूनिट में पता है, इनमें से एक वैल्यू देगा, कितने भी यूनिट की वैल्यू देके कितने भी यूनिट पूछ सकता है। अब वो कुछ करे, वो इसका और इसका सम पूछे, इसका और इसका डिफरेंस पूछे, कुछ पूछे, वो बता देंगे। तो अब क्वेश्चन कर दें, मैं टोटल 18 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के, और 8 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के। दैट्स इट, सारे क्वेश्चन कराओगे आप एग्जाम के। ठीक, क्लियर है, करें, करो। The sum of rupees 1260 is borrowed from a money lender at 10% per annum compounded annually. If the amount is to be paid back, तो सबसे पहले मेरी नजर जाएगी रेट पर, रेट का है बबुआ, ऐसे पूछेंगे। हाँ, अगर वो रेट ना दे, वो रेट पूछ ही ले, क्योंकि अब तक जो भी काम कर रहे हैं हम रेट के हिसाब से ही कर रहे हैं। सर अगर वो रेट ना दे, रेट पूछ ही ले, आप तो रेट से ही कर रहे हो, वही बताऊंगा, टेंशन मत लो। या तो रेट देगा या नहीं देगा, नहीं देगा तो वो पूछेगा, या तो रेट देगा या पूछेगा, पूछेगा तो वो भी कर लेंगे, करेंगे आगे, टेंशन नहीं लेनी। उसने बता दी रेट है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ये ध्यान देना है, अगर सेमी एनुअली होती तो मैं इसको 5% करता। इफ द अमाउंट इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है। ठीक है जी, तो 10% रेट है, तो 10 रुपए के 11 रुपए हो जाते हैं इस रेट पर। ठीक है, 10 रुपये पर 1 रुपया का ब्याज है, 10 रुपये 11 हो जाते हैं एक साल में, तो 100 रुपये के हो जाएंगे 121, स्क्वायर कर दिया मैंने, ऊपर भी 11 गुणा करोगे ये हो जाएगा 110। अब क्या पूछा है, क्या दिया है, सिर्फ ये 2 चीजें देखूंगा। इस सम ऑफ 1260, ये बताया कि सम कितने का सम बोरो किया। ठीक है जी, तो यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है, इन दोनों को जोड़ लो, 210, 210 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। पूछा क्या है, हर एक इंस्टॉलमेंट बताओ। इफ द अमाउंट इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, फाइंड द एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी कि 121 यूनिट की वैल्यू पूछ ली। इंस्टॉलमेंट को 121 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये तो हमें दे दिया और ये पूछ लिया, सिंपल सी बात है। 210 यूनिट की वैल्यू कितनी है, उतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये, इतने यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये। ठीक है भाई, 21 छिक्के 6 कम 6 12 छिक्के 72, 726। अब मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी और बता देता हूँ इसके अंदर, जो बार बार यूज होती है। इसके अंदर एक वर्ड यूज होता है, दैट इज डेट। डेट मान लो, इसको डेट बोलते हैं, बी नहीं बोलते, डेबिट नहीं बोलते, इसको डेबिट नहीं बोलते, डेट बोलते हैं। ठीक है, वैसे प्रोनाउंसिएशन से क्या ही फर्क पड़ता है अपने पेपर में, बट सीख रहे हो तो सीख लो। डेट बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे ही होएगा ना, ऋण या फिर कर्जा। या फिर ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में ही, पेएबल इन 3 ईयर्स, मतलब बताऊंगा मैं आपका कि अमाउंट पेएबल इन 3 ईयर्स, 3 वर्ष में, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज समझा रहा हूं, 3 वर्ष में देय राशि। इसका मतलब क्या है समझो। अगर आज आपने मेरे से 1000 रुपये ले लिए और रेट जो है 10% पर एनम है, ठीक है, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर देता हूँ मैं रुपये, ऐसे नहीं हल्के में ले रहे हो तुम। ठीक है, तो और आपने मुझे बोला कि सर 3 साल के बाद रुपये वापस कर दूंगा। ठीक है,
तो 1,000 रुपए के ऊपर अगर 3 साल तक मैं इंटरेस्ट लगाऊं तो कितना हो जाएगा 1331, तो मतलब जो अमाउंट है टोटल इतना हो जाएगा। क्लियर है आपको, जो अपना अमाउंट है वो ये हो जाएगा। तो इसे या तो मैं ये बोल सकता हूं कि अमाउंट 1331 है, बट इससे कुछ क्लियर नहीं होता। अमाउंट 1331 है, कितने साल का, कितनी रेट का, कुछ नहीं पता। तो इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, हम ये बोल देते हैं कि आपने 3 साल में मुझे 1331 रुपए देने हैं, 3 साल के बाद आपने मुझे 1331 देने हैं। तो अपनी जो भी रेट है, जो भी है उसके हिसाब से, बस वो फाइनल मैंने आपको बता दिया। तो इसी चीज को ये बोलेंगे कि आपने, आपके ऊपर डेट है, ये कर्जा है। तो जो ये क्या है, ये है प्रिंसिपल, ये वो वाला अमाउंट है जो आपने उधार लिया है, ये उधार नहीं लिया, ये देना है। तो जब मान लो आपने किसी से 5 लाख रुपए उधार लिए और 1 लाख रुपए ब्याज बन जाएगा उसका, आपने उसको 6 लाख देने हैं 5 साल के बाद, तो आप क्या बोलोगे, आपके सिर पर 5 लाख का कर्जा है या 6 लाख का? 6 लाख का कर्जा बोलोगे, देने तो 6 लाख है ना, उसका ब्याज भी देना है ना, भाग तो नहीं जाओगे विजय माल्या की तरह, 6 लाख देने। तो ये डेट होता है कर्जा, ऋण। तो इसको वो ऐसे करके भी दे देता है, राकेश ने कुछ रुपए उधार लिए एंड द अमाउंट पेएबल इन 3 years इज दिस, कि 3 साल में जो देय राशि है वो ये है। अच्छा, यानी कि 3 साल में जो देनी पड़ेगी, यानी कि 3 साल का ब्याज उसके अंदर जोड़ के वो बता रहा है। तो जब वो आपको अमाउंट बताता है ना, तो कई बार ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर लेता। अमाउंट यानी कि मिश्र धन की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, मूलधन जमा ब्याज की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे बोल देगा, डेट को यूज कर लेगा। तो जब वो डेट वर्ड यूज करेगा, यानी कि वो अमाउंट की बात कर रहा है, जो राशि उधार ली उसकी बात नहीं कर रहा वो। ऋण कर्जा 3 वर्ष में देय राशि। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर उसने बताया था, ये सम ऑफ 1260 इज बोरोड, इतने रुपए लिए हैं, यानी कि ये प्रिंसिपल है। आगे बढ़ते हैं। कमल टुक रुपीज 6800 एज ए लोन, तो कमल ने कितने रुपए लिए, 6800 रुपए लिए एज ए लोन लिए। ठीक है, विच इज टू बी पेड, तो एज ए लोन उसने 6800 रुपए लिए, यानी कि ये उधार ली गई राशि है, ये डेट नहीं है, ये अमाउंट नहीं है। उसके क्वेश्चन आएंगे आगे। ठीक, उसने 6800 रुपए लिए, विच इज टू बी पेड बैक इन एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12.5। 12.5% का क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है 1/8 फ्रैक्शन है, 8 रुपये पर 1 रुपये ब्याज लग रहा है। 1 साल में 8 रुपये के 9 रुपये देने पड़ जाते हैं इस रेट के हिसाब से, और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है। ठीक है जी, तो उसी तरीके से करेंगे। 2 देनी है तो स्क्वायर तक जाएंगे, 3 देनी होती है तो क्यूब तक जाते। 8 रुपये के 9 बन जाएंगे, स्क्वायर कर दो 64 और 9 में 81, सेम कर दो। मतलब डिट्टो क्वेश्चन पहले किया गया 12.5 वाला। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल लिया था 9×8 = 72। ठीक, एक चीज देगा, एक चीज पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कैसी है पूछ रखी है। उसने जितने रुपए उधार लिए वो उसने बता रखे हैं 6800, प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 4 और 2 6, 7 और 6 13, 136 की वैल्यू दे रखी है। 136 यूनिट की वैल्यू वो है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इतनी। 81 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इतनी। खत्म बात, द बात इज खत्म। 17 चौके, इसका डबल ही है वो, है ना, 2 से फिर 2 5 10, 5 × 5 5 8 40, 4050, ऑप्शन सी। 2 क्वेश्चन करवा दिए, इतने में क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट बता दिया। अब धड़ाधड़ क्वेश्चंस का एनकाउंटर। A loan has to be returned in 2 equal yearly installments, each of, हर एक इंस्टॉलमेंट की ये वैल्यू है। ठीक है जी, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, देन द टोटल इंटरेस्ट पेड इज, तो अब की बार पूछ रहा है कि ब्याज कितना है, बता देंगे। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे दी, ठीक है जी, रेट है 5%, तो 5% यानी कि 1/20, 20 रुपए के ऊपर 1 रुपये ब्याज लग रहा है 1 साल में, यानी कि 20 रुपए के 21 रुपये बन जाते हैं। कितने साल की बात कर रहा है, कितनी इंस्टॉलमेंट दी है, 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो सिर्फ स्क्वायर करेंगे तो 400 की जगह 441 हो जाते हैं भाई 2 साल में। ऊपर नीचे 21 से गुणा कर दो, इधर क्या बन जाएगा, 21 दूनी 42, 420। ठीक है जी, तो उसने हमसे इंटरेस्ट पूछा है तो मैं इंटरेस्ट निकालूंगा। 420 और 441 में फ़र्क, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, 441 सेम ही आएगा दोनों जगह। तो 21 रुपये का ब्याज लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 41 रुपये का ब्याज लगेगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 62,
इंटरेस्ट 62 यूनिट है, उसने हमें बता रखी है इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। तो अब आप देखोगे इतने यूनिट की वैल्यू बता रखी है, तो इसका 100 गुना है भाई, वो साफ साफ दिख रहा है इसका 100 गुना है, इसका भी 100 गुना हो जाएगा, 6200 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूँ, अगला करोगे? विल यू डू द अगला क्वेश्चन? A certain loan was returned in 2 equal half yearly installment each of, अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल ना होंगी वो भी आएंगे, टेंशन मत लो। A certain loan was returned in 2 equal half yearly installment, 2 इंस्टॉलमेंट है, हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी वैल्यू है भाई? ओके जी। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 8% कंपाउंडेड ईयरली, हाउ मच वाज द इंटरेस्ट पेड? लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। अगर 8% है रेट, तो यानी कि 100 रुपये के ऊपर 8 रुपये ब्याज लग रहा है, काट लूँ, 4 दूनी 8, 4 से 25 पर, 25 रुपये पर 2 रुपये ब्याज लग रहा है एक साल में, यानी कि 25 रुपये के 27 रुपये हो जाते हैं एक साल में। 2 इंस्टॉलमेंट है तो स्क्वायर करोगे, यानी कि 625 रुपये के, ठीक तो क्या ना मैंने, हाँ ठीक, कंपाउंडेड ईयरली है, ठीक है। तो 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729, तो ऊपर नीचे 27 से गुणा कर देते हैं जी। 27 5 135, 13 27 दूनी 54 और 13 67, 675, ठीक है जी। हाउ मच वाज द इंटरेस्ट पेड? इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 675 और 729 में कितने गैप होएगा? देखो 700 से ये 25 कम है, ये 29 ज्यादा है, 25 25 50 और 4 54 का फर्क, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना फर्क होएगा भाई? 104, ठीक तो क्या ना, यस। तो इंटरेस्ट की वैल्यू पूछ रहा है भाई, जोड़ देते हैं इनको, 158 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। कितने यूनिट की वैल्यू बताई उसने? हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बता दी ईयरली, 676। कछु तो गड़बड़ किया हुआ है, वो 26 का स्क्वायर आ रहा है, इधर मैंने 27 ले लिया, या क्या किया मैंने सर्टेन लोन वाज रिटर्न्ड इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है यार, मैंने एक चीज़ मिस कर दी, हाफ ईयरली, और मैंने सिर्फ ये वर्ड देख लिया कंपाउंडेड ईयरली, जो मैं आपको गाइड करना चाह रहा था उसमें मैं ही फंस गया है। यहाँ पर वो कंपाउंडेड ईयरली लिख दे, कुछ लिख दे, अगर इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है ना, तो वो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली ही होगा। क्यों सर, ये क्या है? कंपाउंडिंग का मतलब पता क्या होता है? कंपाउंडिंग का मतलब होता है हम हिसाब कब कर रहे हैं रुपए का, हर 6 महीने में कर रहे हैं, हर 3 महीने में कर रहे हैं। अगर 6 महीने में इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी तो हिसाब तो हो गया ना, जब इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो हिसाब होता है, इतना बच गया ये है, यानी कि इसी तरीके से इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होती है। तो यानी कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था कि आपको ये चीज़ सिखाऊंगा, और मैंने ही ध्यान नहीं दिया। चलो अच्छी बात है, अब आपको ज़्यादा याद रहेगा, वैसे पता नहीं याद रहता कि नहीं, कि अगर इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है तो कंपाउंडिंग भी हाफ ईयरली मानेंगे, इंस्टॉलमेंट 3-3 महीने में दे रहे हो तो कंपाउंडिंग क्वार्टरली मानेंगे, ठीक है जी। तो सालाना रेट 8% है, तो हाफ ईयरली की रेट होगी 4%, यानी कि हर 6 महीने में 100 रुपये पर 4 रुपये ब्याज लग रहा है, यानी कि 25 रुपये पर 1 रुपये ब्याज लग रहा है, तो हर 6 महीने में 25 रुपये के 26 रुपये बन जाते हैं भाई, तो स्क्वायर कर देते हैं, 625 रुपये के 676 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। ऊपर भी मैं 26 से गुणा कर रहा हूँ, 26 इंटू 25 हो जाएगा, 26 पंजे 130, 26 दूनी 52, 65, ठीक है। मेरे को 26-27 के पहाड़े नहीं आते, इनके पांजे याद हो रखे हैं बार बार कैलकुलेशन करके, कि ये सोचो हमें तो 25 तक बोल रहे हैं, खुद याद करके बैठे, कुछ चीज़ें तो याद होंगी कैलकुलेशन के साथ, ठीक। जो याद करना रिक्वायर्ड रहेगा मैं आपको हमेशा बताऊंगा ईमानदारी से, ठीक है जी। तो उसने हमें क्या बताया था? इंटरेस्ट पेड पूछा है, तो 650 से 676, 26 रुपये का इंटरेस्ट, यहाँ पर 51 रुपये का इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट हो गया भाई साहब 77 रुपये का इंटरेस्ट। उसने हमें 676 की वैल्यू दे रखी है, इसका 10 गुना है भाई, तो इसका 10 गुना 770 रुपये, ठीक है। और मैंने क्या बताया, ये जो आप हम स्क्वायर कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं स्क्वायर कर रहे कि 2 साल की इंस्टॉलमेंट है, 2 इंस्टॉलमेंट होगी तो हम स्क्वायर करेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट, अगर वो इंस्टॉलमेंट 6-6 महीने में है तो 1 साल में ही स्क्वायर कर देंगे, अगर 1-1 महीने की इंस्टॉलमेंट है तो 2 महीने में ही स्क्वायर कर देंगे, 3 महीने में ही क्यूब कर देंगे। तो इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है उसके ऊपर है, स्क्वायर या क्यूब कितना करेंगे, ठीक। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, सम ऑफ रुपीज 1820 बोरोड एट 20% पर एनम
कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पेड बैक इन 3 इक्वल। अब की बार 3 इंस्टॉलमेंट वाला आ गया भाई। ठीक है, करते हैं फिर। रेट है 20%। ये ध्यान रखना एनुअल है या क्या है, हमेशा 3 इक्वल एनुअल। पिछले क्वेश्चन में गड़बड़ हुई थी। तो 20% होता है 1/5, 5 रुपये पर 1 रुपये ब्याज, यानी कि 5 रुपये के 6 रुपये देने पड़ते हैं 1 साल में। स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो। ठीक है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है तो इन इंस्टॉलमेंट्स को इक्वल करो। इसको 6 गुना करो, 25 सिक्के 150। इसको 36 गुना करोगे, 36 5 180। ठीक है जी। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताओ। पूछ क्या रखा है, जितने रुपए उधार लिए, यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है। पूछ रखा है इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल निकाल लेता हूँ। 5 5 और 10 और 5 15, 455। 455 की वैल्यू दे रखी है उतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये। और कितने यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है भाई, 216 की इंस्टॉलमेंट की। 4 पर जा रहा है क्या, 45? हाँ 4 पर जा रहा है। 45 का डबल 90 का डबल 180 है ना, तो 864। ठीक, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाएं। ए टीवी इज अवेलेबल फॉर रुपीज इतना कैश और दिस मच एज ए कैश डाउन पेमेंट। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, उनको अननेसेसरी रिलीज के अंदर दिक्कत होती है, ये मैं बता देता हूँ। देखो, मान लो एक टीवी है 1,50,000 का, तो सबसे पहले तो रुपये नहीं है तो लेना ही नहीं चाहिए है? बट फिर भी चलो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि नहीं भाई मैं तो लूँगा, फिर सस्ता ले लेना चाहिए है? उधार की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, अपने रिक्वायरमेंट ही कम रखनी चाहिए। छोड़ो वो दूसरी बातें हो। ओके, तो 1,50,000 का एक टीवी है, तो एक तो ये है कि आप 1,50,000 रुपये उधार मान लो कि यार मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है, तो किस्तें बना दो इसकी। तो इसका मतलब आपके ऊपर कितने रुपए उधार चढ़ गए, 1,50,000। या फिर आप बोले यार मेरे पास तो 10,000 है, तो सिंपल सा मतलब है ना कि यार 10,000 ले लो, तो आज आपके ऊपर उधार कितना चढ़ गया, 1,40,000। 10,000 तो आपने दे दिया, 1,40 देना है, तो 1,40 वो वाला अमाउंट है जो आपने उधार लिया, यानी कि प्रिंसिपल है 1,40। ये सिंपल सी बात है। बस सिंपल सी बात क्या है कि एक चीज थी जो 1.5 लाख थी, आपके घर में सिर्फ 50,000 रुपए थे, तो आप बोले यार कैसे लाऊं, तो शोरूम वाला बोला चल 50,000 रुपए दे दे यार, 1 लाख रुपए रह गए उधार, 1 लाख का मैं ब्याज लगा लूंगा, किस्तें बना दूंगा। तो जो आपने उधार लिया है वो 1.5 लाख नहीं है, वो 1 लाख है बस। तो डाउन पेमेंट क्या है, डाउन पेमेंट वो है जो अभी आपने रुपए दे दिए पहले दिन कि यार ये मेरे पास है, ये ले लो। तो इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो फिर वो अमाउंट आएगा जो आपने उधार लिया है। बस ये है डाउन पेमेंट, यानी कि जो हमने पे कर दिया रुपया। ओके जी, तो 1,50,000 में से घटाना है। अगर मैं 50,000 में से 18,000 घटा दूं तो आ जाएगा 32, और फिर 400 जोड़ दूं, 1,32,400। एक तो क्या ना मैंने ये 18,000 से 400 कम है, वो 1,32,400, तो मैंने इसमें से ये घटाया है बस। तो इतने रुपए उधार हैं, आपने सिर्फ इतने ही रुपए दिए वो टीवी लेने के लिए। ये रुपए आपने उधार ले लिए इन ए वे, आज आप ये रुपए नहीं पे कर पाए, तो इनके ऊपर इंस्टॉलमेंट्स लगेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन क्या था कि 1820 उधार लिए, सीधा आ गया। यहाँ पर उसने ये नहीं बोला 1,32,400 उधार लिए, उसने बस ये एक एक्स्ट्रा स्टेप डाल दिया कि इतने रुपए की जरूरत थी, इतने आपके पास हैं, तो सीधी सी बात है इसमें से घटाओ, इतने उधार लिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। हाफ ईयरली 3 इंस्टॉलमेंट देनी है बराबर बराबर। ओके जी, तो हाफ ईयरली है तो 20% पर एनम है, तो इस हाफ ईयरली के कारण रेट हो गई 10%, यानी कि 1/10, 10 रुपए के ऊपर 1 रुपये ब्याज है। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन द, अगर ये यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी नहीं लिखता तो ये आपको पता है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो हाफ ईयरली है। पेड बाय ए कस्टमर अंडर दिस इंस्टॉलमेंट स्कीम। तो 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट है ना, तो क्यूब तक जाएगी बात। तो 10 रुपये के 11 रुपये बन जाते हैं भाई। स्क्वायर करूंगा तो 100 के 121, क्यूब करूंगा तो 1000 के 1331, इसको 11 गुणा करूंगा तो ये 11 हो गया, इसको 121 गुणा करूंगा ये 1210 हो गया। ठीक है, क्या दिया है क्या पूछा है देखते हैं।
उसने हमें प्रिंसिपल की वैल्यू दी है जो हमने उधार लिया था। कहाँ पूछते रहे भैया। देन द टोटल इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट कितना पे। अब ये नहीं है कि अंधों की तरह लग जाओ बिना देखे कि अरे इंस्टॉलमेंट निकाल के बैठ गए फिर पता लगा इंटरेस्ट बताना था। तो देखेंगे ना क्या दिया है क्या पूछा है। जो दिया है एक तो वो निकालना पड़ेगा। जोड़ो इसको 0 1 3 3 इतने यूनिट की वैल्यू दी है, हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इनके बीच का गैप 683 है ना 10% के हिसाब से। तो वैसे याद हो तो एग्जाम्पल लिया था 121 231, ये ना हो तब गलती हो गई हो। एक बार अब देख लेते हैं 331 3 2 5 1 600 3 3 8 680 और 3 683। तो टोटल जो इंटरेस्ट बन रहा है भाई वो बन रहा है 683। 683 यूनिट की वैल्यू पूछी है, इतने यूनिट की वैल्यू बताइए। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 गुना लग रहा है 4 हाँ ये इसका 4 गुना है। 4 गुना नहीं वैसे 40 गुना है। तो इसका 40 गुना कर लेंगे। 4 3 12 2 और 0 आएगा एंड में। 2 में दे रखा है निकम्मा है वो। 4 3 12 1 4 8 32 और 33 3 4 6 24 और 3 27 27 320 ऑप्शन सी। ठीक है क्लियर है। आपको डायरेक्टली ना दिखे कि भाई 40 गुना है तो ऐसे करके दिख जाएगा। इसको सोल्व कर लोगे आ जाएगा उत्तर। आगे बढ़े। तो ये सब कुछ जो पॉसिबल है इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है अब एक और कंसेप्ट, एक और तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा इन्हीं इंस्टॉलमेंट को देखने का। इक्वेट वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से समझना, मज़ा आएगा, मज़ा विल कम। देखो आपने P रुपए लिए मुझसे उधार और आपने 1 साल के बाद पहली इंस्टॉलमेंट यानी कि I रुपीज़ दे दी। आपने 2 साल के बाद फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट आपने बनवा ली। ठीक है और रेट जो है वो है 10% पर एनम। आपने मुझसे P रुपए लिए, आपने 1 साल के बाद I इंस्टॉलमेंट दी, दूसरे साल के बाद फिर I रुपए दिए, फिर I रुपए दिए तीसरे साल के बाद, और आपका ब्याज जो है लोन जो है वो उतर गया। यानी कि इक्वल इंस्टॉलमेंट आपने दी, ऐसा हमने मान लिया। अब ध्यान से सुनो, इसको कैसे बताऊं मैं। चलो इसको मैं 3 हिस्सों में ही तोड़ लेता हूं, सुनिएगा। तो बेसिकली मैंने आपको जब समझाया था कि इंस्टॉलमेंट क्या है, कि आप कुछ रुपए को 1 साल के लिए यूज करते हैं, कुछ रुपए को 2 साल के लिए, कुछ रुपए को 3 साल के लिए। मान लो आपने P रुपए को इन 3 हिस्सों में तोड़ा x y z, तो और x को आपने 1 साल के लिए यूज किया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि x को अगर मैं रेट देखना 10% है, अगर मैं 11/10 गुणा करूं तो I आएगा। मैं ये मान लूँ कि मान लो इस x की जगह आपने x को 1 साल यूज करके आपने I रुपए पे किए हैं, y को 2 साल यूज करके I रुपए पे किए हैं, और z को 3 साल यूज करके I रुपए पे किए हैं। ठीक है तो मैं ये बोल सकता हूं कि देखना जिस दिन आपने रुपए उधार लिए थे, हम मान लेते हैं आज आज आप रुपए उधार ले रहे हो मेरे से P जो कि है x + y + z। इस x के ऊपर अगर 1 साल का ब्याज लगा देते हैं तो बन जाता है I, y के ऊपर 2 साल का ब्याज लगाएंगे तो I, z के ऊपर 3 साल का ब्याज लगाएंगे तो I। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इस तरीके से बताऊं कि नहीं। वैसे ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी ना कि कुछ रुपए को 1 साल के लिए यूज़ करते हैं तब ये बनता है, कुछ रुपए को 2 साल के लिए यूज़ करते हैं तब ये बनता है, कुछ रुपए को 3 साल के लिए यूज़ करते हैं तब ये बनता है। ठीक है तो इसी तरीके से अब मान लो मुझे प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरीके से बताऊँ आपको, इसी का उल्टा बता देता हूँ। 1-2 अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेंगी ताकि क्लियर हो जाए चीज़। ठीक है तो आपने कुछ ना कुछ रुपए को 1 साल के लिए यूज किया तब ये I बना होगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, यानी कि कुछ रुपए के ऊपर 1 साल का ब्याज लगा तब ये I बना होगा। 1 साल का ब्याज कैसे लगाते हैं हम, अगर 10% रेट है तो 11/10 से गुणा करके। यानी कि अगर 1 साल का ब्याज लगने के बाद I है, किसी वैल्यू का 11/10 गुणा करने के बाद I है, तो वो जो रुपया था वो कितना होगा, वो होगा I × 10/11। है ना, क्लियर है। कुछ रुपया था, हमें पता नहीं कितना था, उसके ऊपर 2 साल का ब्याज लग के ये I आया, तो यानी कि उस रुपये को 2 बार 11/10 गुणा करके आया। तो अगर मैं इसको 2 बार 10/11 कर दूं तो वो जो भी रुपया है वो आ जाएगा। प्रिंसिपल 3 हिस्सों में टूटा हुआ था ना, तो पहले वाला हिस्सा ये आ गया, दूसरे वाला हिस्सा ये आ गया, तीसरे वाला हिस्सा ये आ गया।
कुछ रुपए के ऊपर 3 साल ब्याज लगा तब ये आया। उस हिस्से को हमने 3 साल यूज किया है, तो वो वाला हिस्सा होगा, उसको 3 बार 11/10 गुणा करने पर वो आया, तो इसको 3 बार 10/11 करूंगा तो वो आएगा। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, ये प्रिंसिपल के ही 3 टुकड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे, इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एक बात। मैंने पता क्या किया, आप ऐसे इमेजिन करो इस सिचुएशन को, मजेदार तरीके से सीखते हैं। आप ऐसे इमेजिन करो कि आप मेरे दोस्त हो, दोस्त तो वैसे हो ही हैं, दोस्त से तो बढ़कर ही है ना अपना रिश्ता। तो आप मेरे दोस्त हो, तो मैंने आपको बोला कि देखो भाई, आप मेरे से रुपए उधार मांग रहे हो, ठीक है। मैंने आपको बोला कि देखो भाई, मुझे तुमसे प्रॉफिट नहीं चाहिए, बट हर साल महंगाई बढ़ रही है। आज जो चीज़ 100 रुपये की है, अगले साल वो चीज़ 110 की हो जाएगी। हर साल महंगाई 10% बढ़ रही है। इन्फ्लेशन के हिसाब से सीखेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे आपसे कमाई नहीं चाहिए, बस यार महंगाई के हिसाब से दे देना मुझे। आज 100 रुपये लोगे ना, तो 1 साल के बाद दो तो यार 10% ज़्यादा दे देना। अगर 2 साल के बाद दो तो 2 बार 10% बढ़ा के दे देना। यही तो है कंपाउंड इंटरेस्ट, और क्या, हर साल कुछ परसेंट बढ़ाना। कि मुझे आपसे कमाई नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे रुपए की वैल्यू उस वक्त जो हो वो दे देना। ठीक है, आज जो 100 रुपये की वैल्यू है, 1 साल बाद अगर महंगाई 10% रही तो 110 रुपये की उतनी वैल्यू होगी, उतनी चीज़ें 110 में आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने ये किया, अब ले लेते हैं, मैंने आपको रुपए दिए, आपने एक एक साल के बाद आई रुपए दिए, तो 0 साल पर इस, आज आप मेरे से रुपए ले रहे हो, मान लो आज इस रुपए की वैल्यू कितनी, आज पी है, आज आपने मेरे से पी रुपए लिए हैं, और ये आई जो है, ये इस रुपए की वैल्यू कब है, ये 1 साल बाद है। तो 1 साल बाद अगर इस रुपए की वैल्यू आई है, तो इससे पहले इस रुपए की वैल्यू आएगी आई इंटू 10/11। अगर आप 1 साल बाद, अगर आप ये देखोगे, रुको रुको, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, इसको दूसरे वे से बताऊं। हम्म, 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 बताऊं बताऊं बताऊं, देखो ऐसे कर लेते हैं। हाँ, अब मजेदार काम आ जाएगा, अब मजेदार आ जाएगा। देखो, 0 साल पर रुपए हैं पी, जो मैंने आपको दिए हैं पी, यहां पर एक बार भी ब्याज नहीं लगाया, नहीं लगाया ना, ठीक है। तो मैं 0 ईयर्स पर कंपेयर कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आज सारे रुपयों की वैल्यू है पी, और रुपए जो हैं हर साल 10% बढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल 10% बढ़ रहे हैं। तो ये रुपए हैं 1 साल बाद के, तो 1 साल बाद कुछ रुपयों की वैल्यू आई है, तो 1 साल पहले कितनी होगी, तो आगे बढ़ने के लिए 11/10 गुणा करेंगे। इसी रुपए की वैल्यू अगले साल इसका 11/10 हो जाएगी, क्योंकि हर साल रुपयों की वैल्यू 11/10 हो रही है, गुणा। 1 साल पहले आओगे तो आई इंटू 10/11, यहाँ 2 साल पहले आओगे तो आई इंटू 10/11 का स्क्वायर, यहाँ 3 साल पहले आओगे तो आई इंटू 10/11 का। बस एक बार सुनते रहो यार, मैं इसी इक्वेशन को ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 1 साल के बाद सबकी वैल्यू इक्वेट कर लूँ। इस पी रुपए की वैल्यू आज तो पी रुपए है, लेकिन 1 साल बाद कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी पी इंटू 11/10। 10% बढ़ा दिया मैंने, हर साल 10% बढ़ रहा है। इस आई रुपए की 1 साल के बाद, यानी कि इसी दिन वैल्यू कब होगी, आई ही होगी, इसकी इसी दिन की तो वैल्यू लिख रखी है। अच्छा, इसकी वैल्यू इस दिन कितनी होगी, यानी कि 1 साल पहले, यानी कि आई इंटू 10/11। इसकी वैल्यू इस दिन कितनी होगी, 2 साल पीछे आना है, यानी कि आई इंटू 10/11 का स्क्वायर। जस्ट सुनते जाओ, ठीक है। 2 साल बाद अगर मैं यहां पर कंपेयर कर दूं सबकी वैल्यू, तो भी अपना क्वेश्चन निकल आएगा। ये जो पी रुपए है, इसकी यहां पर वैल्यू है पी, तो 2 साल बाद कितनी होगी, तो यार 2 बार 11/10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पर आई है, तो यहां पर कितनी होगी, आई इंटू 11/10। ठीक है, इस आई की वैल्यू यहीं पर आई है तो सिर्फ आई लिख दिया, इस आई की वैल्यू पीछे आकर कितनी है, आई इंटू 10/11। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये कहाँ पर काम आएगा, ऐसे सोच रहे होंगे आप, आएगा ये काम, टेंशन मत लो। ठीक है, क्लियर है। तो मैं सारी वैल्यूज को यहाँ पर भी इक्वेट कर सकता हूँ, इवन मैं चौथे साल पर भी इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से बेस्ट रहती हैं चीज़ें। देखो, 1-2 तरीके से मैं इसको बताऊंगा, ये ना हो ना कोई बढ़िया क्वेश्चन अगर आप ना कर पाओ तो फिर क्या फ़ायदा होगा वीडियो का।
A man borrowed some money and agreed to pay off by paying rupees 3150 at the end of first year and rupees 4410 at the end of second year. एक बंदे ने कुछ रुपए लिए और उसने बोला कि 1 साल के बाद वो 3150 रुपये दे देगा एंड 2 साल के बाद वो दे देगा 4441 रुपये, जितने भी 4410 रुपये एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 5% पर एनम देन द सम इज. अगर रेट 5% है तो सम कितना होगा? तो कुल मिलाकर ये है, ध्यान से मेरी बात को सुनो. अब 0 साल यानी कि आज की मैं बात कर रहा हूं. आज मान लो आपने मेरे से P रुपए लिए, तो आपने कुछ रुपए 1 साल यूज किए और इतने रुपए बन गए, ये दे दिए. और कुछ रुपए आपने 2 साल यूज किए, उसके ऊपर ब्याज लग के इतने बन गए. तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो? अच्छा, 1 साल का ब्याज लगा होगा कुछ अमाउंट के ऊपर, तब ये बना. तो 1 साल का ब्याज कैसे लग रहा है? जब आप 5% बढ़ा रहे हो. 5% कैसे बढ़ाते हैं? 105/100 यानी कि 21/20 गुणा करते हैं. तो किसी वैल्यू को 21/20 गुणा करके ये आया होगा. तो इसको अगर मैं 20/21 गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा कि कितना अमाउंट था जिसको 1 साल यूज करके ये बना. तो देखो 21 एकम 21, 21 पंजे 105, 0 3000. अब आपको ये लगेगा ये तो पहले ही हम कर देते इस क्वेश्चन को. कई ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनके लिए ये समझाना जरूरी था. मैं फिजूल का एक भी काम करने को मतलब ऐसे कोशिश करता हूँ कि एक भी काम गलती से भी ना हो जाए फिजूल का. ठीक है, देखो समझते रहो. ओके, कुछ और भी अमाउंट था जिसके ऊपर 2 साल ब्याज लगा तभी आया. तो इसको मैं ये देखूंगा, अच्छा 2 बार ब्याज लगा तो 20/21 से 2 बार गुणा करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर 2 बार ब्याज लगा, उसको 2 बार 21/20 से गुणा किया तो ये आया. ठीक है, 21 का स्क्वायर होता है 441, ये है भाई 4000. यानी कि उस बंदे ने 7000 रुपये लिए थे, 3000 रुपये को 1 साल यूज किया तो उसका ये दे दिया उसने अमाउंट, और 4000 रुपये को उसने 2 साल यूज किया और उसका ये अमाउंट दे दिया. तो 7000 रुपये लिए थे भाई ने. ठीक है, लेकिन कई बार वो पता क्या करता है, यहाँ पर ऐसी वैल्यू दे देगा जो 2 बार 21 से डिवाइड ही नहीं होगी, एक्चुअल में दी है उसने. फिर क्या करेगा बंदा? तो वही मैं आपको बता रहा हूं. आप ऐसे भी कर सकते हो. यहां पर मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मुझे P की वैल्यू निकालनी थी तो मैं हर एक चीज को, P की वैल्यू है 0 साल पर, मैं हर एक चीज को 0 साल पर लाकर मैंने इक्वेट कर ली. मैं ऐसे भी कर सकता था, इसको 2 साल पीछे ना लाकर इसको पहले 1 ही साल पीछे ले आऊं. हो सकता है ये एक बार ही 21 से डिवाइड हो. करता है वो कई बार. अब तो 21 का स्क्वायर मिल गया, कई बार वो कर देता है कि एक बार ही डिवाइड हो रहा है. तो मान लो मैं एक बार ही डिवाइड करूं, इसकी वैल्यू मैं 1 साल पहले ले आया. जब भी ये मनी आगे बढ़ेगा, आगे हम वैल्यू निकालेंगे 21/20 से गुणा करेंगे, पीछे आएंगे तो 20/21 से. तो ये हो गया 21 दूनी 42 के आगे 2 0. तो इसकी वैल्यू 1 साल पहले 4200 थी. अब 1 साल पहले सारे रुपयों की वैल्यू है ये, लेकिन मुझे यहां पर वैल्यू चाहिए या 0 साल पर चाहिए जब उधार लिए थे तब? सर यहां पर चाहिए. तो सारे रुपयों को पकड़कर यहां ले आओ. तो 1 साल पहले ही लाना है तो एक बार और 20/21 से गुणा कर दो. 21 3 63, 21 5 105, तो 35 दूनी 70 के आगे 2 0 7000. ठीक है, जस्ट मैं ये बताना चाह रहा था, यू कैन इक्वेट वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. कहीं पर भी रुपयों को घसीट कर ले जाओ रेट के हिसाब से, वहां की वैल्यू आ जाती है रुपयों की. आपको 1 साल बाद कई बार ये बोल देता है कि तीसरे साल पर कितने रुपए पे करे कि ब्याज चूक जाए, तो सबको घसीट कर तीसरे साल पर ले जाकर हम बता देंगे. क्वेश्चन आएंगे तब पता चलेगा. देखो, ए मैन बोरोड ए सर्टेन सम. वैसे मैं तेज कराने की सोच रहा था सारी चीज़ें, तो भाई स्पीड को तेज कर लेना. मेरे एक्सपेक्टेड हिसाब से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा यहाँ पर इन क्वेश्चंस में. ए मैन बोरोड ए सर्टेन सम एंड एग्रीज टू रिपे इट बाई पेइंग 4000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. उसने कुछ लोन लिया और बोला पहले साल के बाद मैं दे दूंगा 4000 रुपये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 7700 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर पर मैं दे दूंगा 7700 रुपये. इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली 10%, अगर रेट जो है वो 10% है, ठीक है, देन फाइंड द सम. तो हमें प्रिंसिपल निकालना है. तो यानी कि आपको क्या निकालना है, इसको भी 10/11 करके यहाँ पर लाना पड़ेगा और इसको 2 बार 10/11 करके यहाँ पर लाना पड़ेगा. अब बताओ ये 10/11 होएगा? नहीं हो रहा ना 10/11, 11 से डिवाइड ही नहीं हो रहा. पॉइंट में आ जाएगा अननेसेसरीली और कैलकुलेशन होगी. तो जब आपको लग रहा है 10/11 नहीं हो रहा तो क्या करो, पहले इसको घसीट के यहाँ पर लेकर आओ. इसकी यहाँ पर वैल्यू क्या होगी इन रुपयों की? इन रुपयों की यहाँ पर जो भी वैल्यू है 1 साल पहले इससे, यानी कि हर साल 10% बढ़ रही है, 11/10 गुणा हो रही है.
तो इसको मैंने किया ऐसे 7,000, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पर 7,000 है। तो यहाँ पर जितना भी रुपया है उसकी वैल्यू है 11,000 सारे रुपए की। अगर इसकी 1 साल और पहले मैं वैल्यू लेकर आऊँ तो 10/11 यानी कि 10,000, यानी कि 10,000 रुपये लिए थे स्टार्टिंग में। उस 10,000 का कुछ हिस्सा 1 साल यूज़ किया और 4,000 रुपये दे दिए, और कुछ हिस्सा 2 साल यूज़ किया और 7,700 दे दिए। बट कितना यूज़ किया कितना ना हमें क्या, हमें तो प्रिंसिपल निकालना था। ठीक है, आंसर इज 10,000। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ। ए पर्सन बोरोड ए सर्टेन अमाउंट एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए उसने रुपए ले लिए 10% पर। वाइल द इंटरेस्ट वॉज कंपाउंडेड एनुअली एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स ही पेड रुपीज दिस। तो देखो उसने कुछ रुपए लिए थे, उसने पहले साल के बाद कुछ नहीं पे किया, उसने दूसरे साल के बाद सीधा पे किया क्या, 6634। ठीक है जी। एट द एंड ऑफ 3rd ईयर ही पेड, और तीसरे साल के बाद उसने ये पे किया 13200, इतना। वट वाज द अमाउंट ही बोरोड, उसने कितना अमाउंट बोरो किया था ये बताओ। तो सिंपल सी बात है, इसको मैं 2 साल पीछे घसीट कर लेकर आऊँगा और इसको मैं 3 साल पीछे लेकर आऊँगा और पी की वैल्यू बता दूंगा मैं उनको जोड़ के। और रेट है 10%, उसके हिसाब से पता चलेगा किससे गुणा करूँगा मैं। 10% है, यानी कि आगे जाने के लिए 11/10 से गुणा करूँगा, पीछे लाने के लिए 10/11 से। तो मैं इसको 2 बार 11 से डिवाइड करूँ, मैं यही कर लेता हूँ, इसको 1 बार 10/11 से करूँ, यहाँ पर पटक दूँ फिर। तो इसको मैंने 1 बार 10/11 से किया, 12,000 की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। ठीक, ये हो गया, ज़्यादा जीरो हो गई है ना, ठीक है, ज़्यादा इसी कितना 13,200 था। ठीक है, तो 12 और 6 18,634। अब मुझे पता है ये 2 साल बाद की वैल्यू, तो 2 साल पीछे लाना है, तो 2 बार 10/11 कर दूंगा। ठीक है बिरादर, 11 एकम 11 7 11 छिक्के 11 निम्मे 11 चौके 11 एकम 11 11 पंजे 11 चौके 154 के आगे 2 0। ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन अपने कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये देखो, क्योंकि अब तक आपको लगेगा हर एक चीज को सर पीछे तो घसीट के लेकर आ रहे हो, आगे तो किसी को नहीं लेके जा रहे। अब एग्जामिनर वैसे पूछेगा तो फिर मैं वो वाले भी लाऊंगा। अमित बोरोज ए सम ऑफ 8,000 एट 10, हर एक में 10% है रेट, मचा रखी है एग्जामिनर। देखो, अमित बोरोज ए सम ऑफ रुपीज 8,000 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। 4 साल के लिए उसने। ही रिपेज 2,800 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, उसने कुछ प्रिंसिपल लिया और 1 साल के बाद उसने 2,800 रुपये दे दिए। ठीक है जी। एंड 2,600 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर पर उसने 2,600 रुपये दे दिए। टू क्लियर द लोन हाउ मच शुड ही पे आफ्टर 4 ईयर्स। तो 3 ईयर्स के बाद उसने कुछ नहीं दिया, उसने नहीं बताया, वो बोल रहा है सीधा चौथे साल में वो कितने रुपए पे करे कि लोन क्लियर हो जाए। कितने रुपए लिए हैं भाई ने, 8,000 रुपये लिए। पी की जगह में 8,000 ही लिख दो। 8,000 रुपये लिए उसने 0 साल, यानी कि आज से 1 साल के बाद वो इतने देगा, 2 साल के बाद इतने देगा, 3 साल के बाद वो कुछ नहीं देगा। चौथे साल पर कितने रुपए दे कि लोन उतर जाए। तो आप कई तरीकों से कर सकते हो इसको, मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको। देखो, तरीका नंबर 1, ये 8,000 इस रुपए की वैल्यू है आज, इसको 1 साल बाद कितनी वैल्यू होगी इसकी, 1 साल बाद इसको 10% बढ़ा दो, इसका 10% है 800, 8,800 कर दो। 1 साल बाद अगर वो बंदा अपने सारा लोन उतारना चाहे, उसने आज कितने रुपए लिए हैं, इससे घबराना नहीं है। देखो, इससे कई बच्चे ऐसे घबरा जाएंगे कि यार 1 साल के बाद कुछ कुछ रुपए पे कर रहा है, और घबराना बनता भी है इन्हें भी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा बार बार आते तो आप इजीली इनको आदत पड़ जाती आपकी इनके साथ है। तो वैसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने ये जो आपको बताया है, एक आगे पीछे ले जाना इनको आप, क्योंकि आपको ये लगेगा मुझे कैसे पता चलेगा तीसरे साल में ही करना है, दूसरे में ही करना, आप कहीं पर भी कर दो। मैं यही तो बताना चाह रहा था, कहीं पर भी कर दो यार, क्वेश्चन हो जाएगा। सही फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है। देखो, 2 तरीके से बताऊंगा फिर आपको क्लियर होएगा। अगर ये 8,000 रुपये को 1 साल के बाद ही अगर अपना लोन उतारना चाहता तो 8,800 रुपये देता और लोन उतर जाता, लेकिन इसने 2,800 दिए, यानी कि बच कितने गए, बच गए 6,000। इसके ऊपर उस दिन 8,800 रुपये उधार थे, मान लो मैंने आपको दिए हैं, आप आए लेके, मैंने बोला भाई 8,800 रुपये दे दे,
कॉपी में है। आपने बोला जी कि सर 2800 ही है, तो मैंने बोला लो 2800 काट दिए, 6000 उधार रह गए। ठीक है, 1 साल बाद आप फिर आए कि रुपए देने हैं जी, तो मैंने बोला रुको एक बार हिसाब कर लूँ। इसका 10% कितना है 600, तो इसमें मैंने 600 जोड़ा। मैंने आपको बोला 6600 रुपये दे दो भाई, आपने बोला सर 2600 ही है, तो मैंने बोला ठीक है यार 4000 दे देना। 4000 उधार हो गए आज। 1 साल बाद दोगे तो 10% ज़्यादा, 2 साल बाद दोगे तो 2 बार 10% ज़्यादा, 3 साल बाद दोगे तो 3 बार 10% ज़्यादा। इस दिन 4000 उधार थे, लेकिन उसने 2 साल बाद उतारे, तो इस 4000 के ऊपर 2 बार 11/10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये 11 चौके 44, 4840। ठीक है, दूसरा मैं कैसे बता रहा था, मैं बोल रहा था 2 तरीके से बता दूंगा। मैं ऐसे बोल रहा था कि हर एक रुपए की वैल्यू इस दिन ले जाओ चाहे, हालांकि वो ले जाना मज़ेदार नहीं रहेगा, बट ले जाओ चाहे। जस्ट मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि आप गलत नहीं करोगे। अगर आप समझ गए तो आपने डरना नहीं है। मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ, तीसरे साल तो कुछ है नहीं, चौथे साल सारे रुपए की वैल्यू चौथे साल ले जाओ। आपको चौथे साल पे वैल्यू निकालनी है ना। हमने किया क्या है अब तक ये बताओ। जब उसने प्रिंसिपल पूछा तो मैं हर एक रुपए को घसीट कर पहले दिन ले आया, घसीट कर पहले दिन ले आया। कभी मैं डायरेक्ट ले आया, डायरेक्ट भी मैं लेकर आया था, इसको 1 साल पहले, इसको 2 साल पहले। कभी मैं इसको 1 साल पहले लाया, दोनों को जोड़ा, फिर 1 साल पहले ले आया। कैसे भी ले आओ फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब मुझे इस दिन रुपए की वैल्यू निकालनी है, तो सारे रुपए को घसीट के उस दिन ले जाओ चाहे। ठीक है, या फिर एक और मजेदार काम करें, अगर मैं इसको यहां पर घसीट के ले जाऊंगा तो 4 बार 11/10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 जीरो तो इसके अंदर है नहीं। एक और मजेदार काम करते हैं कि सारे को उठाकर तीसरे पर लेकर जाए। इस रुपए की वैल्यू इस दिन कितनी होगी, तो 8000 इंटू 11/10 इंटू, मैं वैसे ही आपको जस्ट आपका ये डर निकालने के लिए कि कुछ कर लो फर्क ही नहीं पड़ रहा। 3 बार 11 होता है 1331, 8 एकम 8, 8 3 24, 2 8 3 24, 2 26, 2 8 एकम 8। इस दिन 10,600, अगर आपने 8000 रुपये लिए तो इस दिन उनकी वैल्यू हो रही है 10,648, यानी कि इस दिन 10,648 रुपये दो, लोन को खत्म करो। ठीक है, लेकिन आपने यहां पर 2800 दिए, तो इस रुपए की वैल्यू इस दिन कितनी बन रही है। देखो इसको मैं 2 बार 11/10 कर दूं, तो 11 इंटू 28, 8 8 2 10 3, 8 8 3 3। इस रुपए की वैल्यू मैंने 2 बार 11/10 कर दिया, 2 साल आगे 3388 होगी। तो आपने एक्चुअल में इस दिन 2800 रुपये दिए, 2 साल बाद वो माने जाएंगे 3388 रुपये दिए। इसको फिर मैं 1 साल आगे खिसका रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 11/10 करूँ, उतना साफ नहीं लिख रहा मैं, अब आप समझ ही जाओगे। 2860, इस रुपए की वैल्यू इतनी, इस रुपए, तो ये वो वाले रुपए जो आपने उतार दिए उधार। 8 8 और से 14, 1 8 और 3 11 और 12, 1 3 2 5 और 1 6। तो इसमें से ये घटाओगे, वो वाले रुपए आ जाएंगे जो आपके बकाया हैं, उसको फिर 10% बढ़ाओगे तो यही आ जाएगा। अगर मैंने सारी कैलकुलेशन ठीक किए तो ठीक ही की होंगी। ठीक है, क्लियर है, बात समझ गए। मेन बात थी कि आप ये बात समझे कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट्स, साधारण ब्याज की किस्तें। तो चलिए जी, सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का जो बेसिक है वो नहीं बताऊँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, सिर्फ ये बता देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक प्रिंसिपल था, है? आपने 1 साल के बाद एक इंस्टॉलमेंट दी, आई। दूसरे साल के बाद एक इंस्टॉलमेंट दी, आई। तीसरे साल के बाद एक और इंस्टॉलमेंट दी, आई। तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो रुपये हैं, मान लो ये P है कंप्लीट वैल्यू जो आपने उधार लिया था, इसी रुपये को आपने 3 टुकड़ों में दिया है। तो मैंने ये बोला था कि इस P की वैल्यू और इन तीनों की वैल्यू, इनकी वैल्यू कहीं पर भी कंपेयर कर लो, यहाँ पर कंपेयर कर लो, इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी P इंटू में किस वजह से बता रहा था तब मैं, हाँ मान लो रेट मैंने मान रखी थी, मान लो रेट जो है 10% है, तो P की वैल्यू 1 साल बाद हो जाएगी इतनी। इस I की वैल्यू तो यहाँ पर I ही रहेगी, इसकी वैल्यू 1 साल पहले आकर हो जाएगी I इंटू 10/11, और इसकी वैल्यू 2 साल पहले आकर हो जाएगी, क्योंकि 2 साल पहले आ रहा है तो 10/11। देखो जब भी हम आगे बढ़ रहे हैं तो रुपए की वैल्यू बढ़ रही है 10%।
तो आगे बढ़ने के लिए 11/10 से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आगे बढ़ा हूँ 11/10 से, और पीछे आने के लिए 10/11 से गुणा करेंगे। एक बार पीछे आया तो एक बार 10/11, दो बार पीछे आया तो दो बार 10/11, वहीं पर रहा तो वही। एग्जैक्टली सेम आप यहां पर भी वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं। इन तीनों की यहां पर जो वैल्यू होगी उसका सम जो है उसके बराबर होगा जो इसकी यहां पर वैल्यू होगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप किसी कहीं पर भी वैल्यू इक्वेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर में वैल्यू इक्वेट कर सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ। यानी कि आप आगे बढ़ सकते हो, पीछे नहीं आ सकते। हो क्या रहा है, जब मैं इन तीनों की वैल्यू किसी एक जगह पर लाकर उसको सम करके इसकी वैल्यू भी वहां पर लाकर इक्वेट कर रहा हूं, तो मैं इनकी वैल्यू को पीछे भी ला सकता हूं। मतलब मैं वैल्यूज को पीछे भी ला सकता हूं, आगे भी ले जा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में पीछे नहीं ला सकते। तो देखो, अगर पीछे नहीं ला सकते, सिर्फ आगे लेकर जा सकते हो, तो मैं क्या यहां पर कंपेयर कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि इनको तो पीछे लाना पड़ेगा। क्या यहां पर कंपेयर कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि एटलीस्ट इस वैल्यू को पीछे लाना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहां पर कंपेयर कर सकता हूं ताकि सारी वैल्यूज को आगे ले जाऊं। सिर्फ आगे ले जा सकता हूं मैं सिंपल इंटरेस्ट में। तो सारी वैल्यूज मुझे लास्ट ईयर में ही कंपेयर करनी पड़ेंगी। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ यही फर्क है। क्लियर है? अब ऐसा क्यों कर सकते हैं ये बताया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिलहाल हम रिवीजन कर रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ब्रदर, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊं। देखो, अजय took ₹5375 from his friend Vijay and promised to pay him in 4 equal annual installment with a rate of 5% per annum. How much money will Ajay pay annually? तो उसने बोला मैं 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट दे दूंगा। ठीक है जी, 5% की रेट है, इतने रुपए उधार लिए तो इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? ठीक है, और यहाँ पर उसने लिखा है क्या? सिंपल इंटरेस्ट। अगर वो नहीं लिखे तो बाय डिफॉल्ट सिंपल इंटरेस्ट मान लो। ठीक है, वैसे वो लिखते हैं 99% ऑफ द केसेस में लिखेगा एग्जामिनर है। और कंपाउंड इंटरेस्ट तभी मानेंगे जब उसने कंपाउंड लिखा होगा। ठीक, इन छोटी छोटी चीजों की टेंशन नहीं लेनी, वो लिखेगा ही। ओके ओके जी, अब देखते हैं। तो यहां पर आप क्या करोगे, पहले मैं आपको बेसिक से बता दूं, फिर मैं आपको छोटा मेथड बता दूंगा, है ना? ठीक है, देखो रेट 5% है, यानी कि 1/20, 20 रुपए के ऊपर 1 रुपया ब्याज लग रहा है। यानी कि अगर 1 साल ब्याज लगेगा, 1 साल ब्याज लगेगा तो 20 रुपए का 1 रुपया 21 रुपए बन जाएंगे। 1 रुपये ब्याज, या फिर मैं इसको 100 मान के करा दूं आपको, पहला क्वेश्चन, दिक्कत नहीं होगी। 100 रुपए के ऊपर 5 रुपए ब्याज लग रहा है, कितने टाइम में? 1 साल में। 2 साल में 10 रुपए लग जाएगा, 3 साल में 15 रुपए लग जाएगा। ठीक, तो यहां पर मैंने क्या किया, वो 4 इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो पहली दूसरी, मैं पहले लंबे मेथड से बता रहा हूं फिर छोटे से बताऊंगा। मैंने ये मान लिया कि हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 100 रुपए है, हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 100 रुपए है, और ये अपना प्रिंसिपल है, जो भी ये प्रिंसिपल है मुझे पता नहीं। ठीक है, हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 100 रुपए है। तो देखो, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको वैल्यूज इक्वेट करनी है तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, आप लास्ट ईयर में ही इक्वेट कर सकते हो वैल्यूज को, लास्ट ईयर में ही। जो आपने यहां पर रुपए उधार लिए हैं पी, ये कुछ ना कुछ आपने रुपए उधार लिए हैं, इसकी वैल्यू भी लास्ट ईयर में लेकर जानी पड़ेगी। यानी कि इस रुपए के ऊपर अगर 4 साल ब्याज लगा दें तो कितना बन जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में अब तक हम यही करते आ रहे थे, कहीं पर भी इक्वेट कर रहे थे, इसमें लास्ट ईयर में इक्वेट करना है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इस 100 रुपए की वैल्यू तो 4 साल के बाद ही है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? रेट कितना है सर? 5%। 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज लग रहा है, कितने टाइम में? 1 साल में। तो 1 साल के बाद की बात है, 105। तो इसकी वैल्यू यहां पर 105 हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? 2 साल की बात है, 100 रुपए पर 1 साल में तो 5 रुपए लग रहा है, तो 2 साल में 10 रुपए लग जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड नहीं, कंपाउंड में 105/100, 105/100, सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल है। 1 साल में 5 रुपए तो 2 साल में 10 रुपए, तो इस 100 रुपए की वैल्यू 110 हो जाएगी। डन। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू 3 साल की बात है, तो 1 साल के 5 रुपए, 3 साल के 15 रुपए, 115 हो जाएगी। तो सारी इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू 4 साल में कुल मिलाकर कितनी होगी? ये हो गई भाई 215, 430। ठीक है, तो ये क्या है? ये वो वैल्यू है जब सारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मैंने चौथे साल में निकाल ली है। तो ये जो प्रिंसिपल है इसके साथ इक्वेट नहीं कर सकते इसको, आपको इसकी वैल्यू यहां पर निकालनी पड़ेगी। या फिर मैं एक बात बोल सकता हूं कि इसके ऊपर मैं 4 साल का ब्याज लगाऊं, तब जो वैल्यू आएगी, यानी कि अमाउंट,
तो कुल मिलाकर ये है क्या, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट है, तो जो अपना अमाउंट है वो 430 यूनिट है। प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट। ये प्रिंसिपल है, इतने रुपए उसने उधार लिए हैं। मैं यहीं पर इक्वेट कर सकता हूं वैल्यूज, ऐसे पीछे प्रिंसिपल की वैल्यू तो यहां पर है 5375, इसकी वैल्यू 4 साल बाद क्या हो जाएगी जब 4 साल ब्याज लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर अमाउंट इतने यूनिट है तो इंस्टॉलमेंट इतने यूनिट है। ओके जी। अब इन दो में से एक देके दूसरा पूछता है। अमाउंट डायरेक्टली नहीं दिया, प्रिंसिपल दे दिया उसने, तो इसका अमाउंट में निकाल लूंगा तो अमाउंट आ जाएगा, यानी कि 430 यूनिट की वैल्यू मिल गई, 100 यूनिट की वैल्यू पूछ ली। ठीक, एक बार इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं अमाउंट निकालू सर, अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट के लिए ब्याज निकाल के जोड़ना नहीं है। अरे भाई 1 साल में 5% ब्याज लग रहा है, 4 साल में कितना लगेगा? 5 के 20%, तो उसको 20% बढ़ा दो ना। किसी भी वैल्यू को 20% कैसे बढ़ाते हैं? 120/100 से गुणा कर दो, ठीक है, या फिर 6/5 से गुणा कर दो। तो ये अमाउंट है, इसकी वैल्यू यहां पर इतनी होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 430 यूनिट। 430 यूनिट की वैल्यू है ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये, 100 यूनिट की वैल्यू ये, हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू तो 100 यूनिट है। ये आपका उत्तर है। ठीक है, एग्जाम में ये गेम हम नहीं खेलेंगे, छोटे तरीके से करेंगे इसको। पहले एक बार इसको निकाल लें। 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काट देते। जैसे मैं 5 से 10 नहीं काटता, क्योंकि 0 है वो कैलकुलेशन में ऐड ही नहीं होती, एंड में एक 0 चिपकानी है। मैं कोशिश करता हूँ 5 कहीं और कटता हो तो वहां काटूं, 0 को कम ही डिस्टर्ब करता हूँ मैं। 5 से कम, 5 से 35, 55, 25, 48, 89, 14 और 7, 21, तो 5 पर चला जाएगा। ठीक है, 25 के 150 के आगे एक 0, 1500, आंसर विल भी 1500। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमें ये क्वेश्चन करना है एग्जाम में छोटे तरीके से, तो ऐसा डायग्राम तो हम नहीं बनाएंगे, ये टाइम ले लेगा, ये अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं डायरेक्टली पता है क्या करूंगा, देखो इसको रब कर दे। चलो दूसरी उस पर ले लेते हैं। 5375, 4 साल 5%, 5375 4 ईयर है, 4 इंस्टॉलमेंट बनानी है 5% रेट से। तो जैसे ही मुझे रेट दिखे मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में कहाँ से स्टार्ट करते थे? रेट से ही स्टार्ट करते थे। रेट 5% है तो 20 रुपए के 21 हो गए, 400 के 441 हो गए, ऐसे ही कर रहे थे। यहाँ पर भी रेट से स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा, देखना 5% है तो मैं स्टार्ट करूंगा 100, फिर उसके बाद 105, 5 जोड़ रहा हूं मैं, फिर 5 और जोड़ दूंगा 110, फिर 5 और जोड़ दूंगा 100। कितनी बार जोड़ोगे सर? जितने साल है, 4 साल है, तो 4 इंस्टॉलमेंट होंगी। मैंने डायरेक्टली लास्ट ईयर की वैल्यू लिख दी, जो ये था, ये जा रहे थे। मुझे पता है ऐसे करना है, तो थोड़ा सा तो पैटर्न बनाना पड़ेगा ना तेज करने के लिए। तो मुझे पता है अच्छा 4 साल है, मैं 4 बार ऐसे लिख दूंगा और इन सबको जोड़ दूंगा तो वो आ जाएगा 430। तो ये मेरा अमाउंट है, ये मेरी इंस्टॉलमेंट है। एक चीज देख के दूसरी पूछ लेगा, खत्म बात। वो बोल रहा है इंस्टॉलमेंट बताओ, तो उसने अमाउंट बताया होगा, बता रखा उसने, प्रिंसिपल बताया, तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ये प्रिंसिपल है तो मैं इसको अमाउंट बना लूंगा। 4 साल की बात है, 4 साल में 20% ब्याज लग गया, तो इसको 20% बढ़ा लिया मैंने, ये मेरा अमाउंट है। ये 430 यूनिट की वैल्यू है, इसको 430 से डिवाइड करूंगा और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो ये 100 यूनिट की वैल्यू आ गई। मैं सिर्फ इतना लिखूंगा एग्जाम में इस क्वेश्चन। ठीक, इसको और छोटे वे से कर सकते हैं, कैसे? एक आधी चीजें और बता दूं मैं आपको इसके अंदर, पहले क्वेश्चन में। रेट अगर 5% है तो इसकी फ्रैक्शन है 20, यानी कि 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लग रहा है। देखो 100 पर 5 रुपए ब्याज लग रहा है, तो 20 पर 1, तो 20 से स्टार्ट करो ना। 20 रुपए है, इस पर ब्याज कितना लग रहा है? 1, तो 1 बढ़ा दो 21, एक और बढ़ा दो 22, एक और बढ़ा दो 23, इनको यूज करो। मैंने हर एक इंस्टॉलमेंट को 100 रुपए माना, आप 20 मानो। 20 क्यों माने? वो रेट हमें, लाइक मान लो कल को रेट हो गई 12.5%, ये हो गया 1/8, तो 100 का 112.100, 112.5, 125, 8 पर 1 ब्याज लग रहा है, 8, 9, 10, 11, खत्म। मान लो कल को रेट हो गई 3/8, 8 पर 3 रुपए ब्याज लग रहा है, तो 8 में 3 और जोड़ दो, 11 में 3 और जोड़ दो, 14 में 3 और जोड़ दो, 17। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट अगर पहले साल 3 लगा तो हर साल 3 ही लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट तो बदलता नहीं भाई, साल दर साल। ऐसे करेंगे हम इन क्वेश्चंस को। ठीक है, क्लियर है? और एक और बात बताऊं मैं आपको, मान लो यहां पर या तो 4 होंगे या 5 होंगे या 3 होंगे, यानी कि या तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी या ओड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी।
अगर, और ये हमेशा एपी में होंगे क्योंकि 1 रुपये ब्याज लगा तो इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, एपी में होना पड़ेगा इनको। तो अगर ये इवन है तो मैं क्या करता हूं मन ही मन में, यानी कि इनको मैंने जोड़ा 23 और 20, 43। तो अगर ये 43 है तो इन ऐसे ही इनका भी सम 43 होगा, आपने एवरेज के अंदर पढ़ा होगा। तो 43 का मैं डबल कर दूंगा 86, या फिर ऐसे भी कर सकते हो भाई, बार बार चला क्यों जा रहा है कि 20 चौके 80 और 6 86, कैसे भी कर लो, ये बड़ी बात नहीं है। तो क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ गया, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करोगे, करो। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट। तो अब की बार उसने क्या किया, उसने बोला है ये डेट है, क्या है ये डेट, तो उसने हमें अमाउंट बताया है। पिछले क्वेश्चन में उसने हमें प्रिंसिपल बताया था, अमाउंट हमें निकालना पड़ा था 6/5 से गुणा करके। अब की बार तो हमें अमाउंट निकालना भी नहीं है, ये काम और आसान हो गया, सीधा अमाउंट बताया है। ड्यू इन 3 ईयर्स, ये डेट ड्यू इन 3 ईयर्स है एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट एनुअल, तो 3 साल में ड्यू है, ये 3 साल में इतने रुपए पे करने हैं, ठीक है। और एनुअल इंस्टॉलमेंट है, हर साल में एक इंस्टॉलमेंट है, तो 3 साल में 3 हो जाएंगे इंस्टॉलमेंट। 10%, तो 10% का मतलब क्या है कि 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज। तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, अच्छा 10 पर 1 का है तो 10, 11, 12, खत्म, 3 इंस्टॉलमेंट है। तो इन तीनों को जोड़ूंगा। अब देखो ये एपी में होता है तो बीच वाला टर्म एवरेज होता है, 11 एवरेज है, तो 11 3 33। अमाउंट ये है, इंस्टॉलमेंट ये है, उसने 33 दे दिया, 10 पूछ लिया। क्या ही लिखेंगे इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये लिखेंगे, फिर मैं इसको पकड़ूंगा। अच्छा ये अमाउंट है, 33 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू है, 10 यूनिट की वैल्यू, खत्म। एट द मैक्स क्या होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल दे देता, तो 3 साल में 30% ब्याज लगता, तो मैं 30% बढ़ा देता उस प्रिंसिपल को, 130/100 यानी कि 13/10 से गुणा कर देता। करें फिर, चल वी डू इट गाइज। तो 11 3 11 निम्मे 2, 11 क्यों नहीं हो रहा है, 11 से क्यों नहीं हो रहा भाई तू, देखो अंधा भरोसा कर लिया मैंने, एग्जामिनर पे कटवाएगा, 3 से भी कटवा रहा है क्या, नहीं कटवा रहा, तो इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा भाई। 33 से डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, मैं एग्जाम में होता तो मैं ऐसे लिखता फिर इसको और रगड़ देता थोड़ी देर में। 33 3 99, 2 9 नहीं जा रहा तो 0 3 0 है क्या, 2 में है भाई, तो ये तो कट ही गए ना, ठीक है। आगे देखते हैं, 9 ये 2 आ गया, कितने पर जाएगा, 8 3 पर जा रहा है, वहीं से मैं ले रहा हूँ 4 पर जाएगा, 8 पर, 8 3 24 तो 8 पर जाएगा। अब मुझे पता चल ही गया ये उत्तर, खत्म। समझ रहे हो। अब यहाँ पर कई बच्चे बोलते हैं कि बिल्कुल 0.48 तक निकालना था, क्यों, इतने में काम चल रहा था, ठीक है। अब हाँ हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस ना है कि यही है क्या, तो थोड़ा सा और सोल्व करके देख लो, अगर इतना आ गया 3088 फिर मार दो, ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, बहुत भयंकर कैलकुलेशन करनी पड़ी। कैलकुलेटिव भी आते हैं बट जो एक्चुअल में कैलकुलेटिव आते हैं उनको बोलेंगे, जो नहीं आते उनको नहीं बोलेंगे। तो दशमलव देखकर कैलकुलेटिव नहीं बोलना होता, ये देखो कि कैलकुलेशन करनी पड़ी कि नहीं। आगे बढ़ो, डू दिस क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विच विल डिस्चार्ज ए डेट, डेट है यानी कि अमाउंट दे रखा है, ये अमाउंट है, ड्यू इन 4 ईयर्स, 4 साल है, एनुअल इंस्टॉलमेंट होंगी यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट होंगी, साल में एक हो रही है तो 4 साल में 4, रेट 2% है, तो 100 रुपये पर 2 रुपये ब्याज लग रहा है, या फिर 50 रुपये पर 1 रुपये लग रहा है, कैसे भी कर लो, ठीक है। 100 पर 2 तो 50 पर 1, तो 50 और 1 51, 52 53, 2% का मतलब है 100 पर 2 रुपये ब्याज, 2 से काटोगे तो 50 पर 1 रुपये, 4 इंस्टॉलमेंट है तो मैं 4 तक गया। अब देखो 50 को 4 बार जोड़ोगे तो 200 और 3 2 5 1 6, 206 ये अमाउंट है। उसने इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछी है, 206 यूनिट की वैल्यू दे रखी है भाई ने, 50 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है, तो 4036 डिवाइडेड बाई, और ये क्वेश्चन बताऊं 50 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है, ये आया था 2024 में, फिलहाल फेज 12 में, जून 2024 में आया था ये सीपीओ 2024, तो लेटेस्ट उठाया मैंने आपके लिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन समझाने के लिए उठाया, ठीक है। तो करें इसको, 2 से कट रहा है, फिर उसके बाद 103 है, तो पहले 2 से ही काट देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 एक कम, 2 2 8 16, 2 8 16, अब 103 से काटना ही पड़ेगा, 103 एक कम, 11 में 3 गए,
8 9 98 ये आ गया 8 कितने पर जाएगा ये, निम्मे पर जाएगा, निम्मे 927, 8 में 7 का 1, 8 में 2 गए 6 और 8 6 पर जा रहा है 6। ठीक है, अब बिकॉज ये 50 है तो यहाँ से 2 छीन के इसको दे दूंगा तो ये 100 बन जाएगा, तो 2 छीन लिया मैंने तो ये 100 बन गया। अब यहाँ से 2 छीनूंगा, 2 नहीं में 18, 2 8 16, 9800। ठीक है ब्रदर, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? रुपीज 1380 हैज टू बी पेड आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, 4 साल में। देखो उसने क्या वर्ड यूज किया है, रुपीज 1380 हैज टू बी पेड आफ्टर 4 ईयर्स। उसने ये वर्ड यूज नहीं किया हिंदी में भी, लेकिन उसने ये नहीं बोला उसने इतने रुपए बोरो किए हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं ये बोलूं कि 1380 रुपए बोरो किए हैं, अच्छा यानी कि आज 1380 रुपए उधार लिए, 1380 रुपए 4 साल में देने हैं, तो उसने कौन सी सेंस यूज की है, वो यहां पर ये वर्ड भी यूज करता है जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, पेबल इन 4 ईयर्स या फिर ड्यू इन 4 ईयर्स, 4 साल में देय हैं। ठीक है, 1380 का भुगतान 4 वर्ष बाद करना है, तो 4 वर्ष बाद अगर 1380 का यहां पर 1380 का भुगतान करना है तो आज 1380 नहीं लिए हैं, ये तो वो है जो 4 वर्ष बाद पे करने हैं, तो ये अमाउंट है, ये डेट है। तो वो पहली बार मैंने देखा उसने छुपा के ये वैल्यू बताई है ऐसे, बट हाँ आप समझ पा रहे हो, अगर आज लिए हैं तो वो बोलेंगे उसने 1380 रुपए है आज बोरो किए हैं, तो उसने बोरो नहीं किए, ये हैज टू बी पेड। इतनी इंग्लिश समझ रहा था, हिंदी में देख लो, का भुगतान 4 वर्ष बाद करना है। ठीक है जी, तो ये अमाउंट है, अमाउंट को दिया है लेकिन साफ साफ नहीं बताया उसने, मतलब ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा क्वेश्चन गलत है, यानी कि लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्ट की है उसने, ध्यान रखना इस बात का। ये अमाउंट है, इंटरेस्ट 10% है, तो 10% का मतलब क्या है भाई, 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज, तो इंस्टॉलमेंट 4 है तो मैं 10 से स्टार्ट हो जाऊंगा, 10 11 12 13 40 और 6 46, 46 रुपये अमाउंट है, 10 रुपये इंस्टॉलमेंट है, 46 की वैल्यू भाई ने दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये, और 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये, 23 दूनी 23 चिक्के 2 तीये 300। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, द अमाउंट ऑफ डेट दैट विल बी डिस्चार्ज, अब की बार उसने डेट पूछा है, अमाउंट ऑफ डेट जो डिस्चार्ज होगा 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट से, कि मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो मंथली इंस्टॉलमेंट से कभी मत डरो, मंथली और ईयरली में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कंसेप्ट का कैलकुलेशन का कोई फर्क नहीं है, छोटा सा फर्क है, मंथली में मंथली रेट ले लेंगे, ईयरली में ईयरली रेट ले लेंगे, यही तो फर्क है, तो इतना तो करना पड़ेगा। अगर इंस्टॉलमेंट मंथली है तो रेट कैसे लोगे, मंथली, 1 महीने की जो रेट है, जैसे कंपाउंडेड सेमी एनुअली में सेमी एनुअली की लेते थे, तो रेट है 48%, रेट हमें 48% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, रेट साल की बता रहे हैं यानी कि 12 महीने की, अगर 12 महीने की रेट 48 है तो 1 महीने की कितनी होगी, 12 चौके 48, तो 4% रेट का इस्तेमाल करोगे, रेट है 4% पर मंथ, मंथली इंस्टॉलमेंट है तो पर मंथ वाली रेट चलेगी, बस खत्म बात। अब ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो 5 इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बता दी अब की बार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो डेट है और इंस्टॉलमेंट है इसमें से एक की बता के दूसरे की पूछ लेता है, तो इसकी बता दो इसकी पूछ लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो रेट है 4%, तो 4% को या तो ऐसे कर सकते हो कि 100 रुपये पर 4 का ब्याज लग रहा है, या काट लो 4 एकम 4 25 रुपये पर 1 का ब्याज लग रहा है, तो 25 26 27 28, 4 कितनी थी, 5 थी, 29, 5 इंस्टॉलमेंट होगी, तो बिकॉज ये एपी में है तो ये बीच वाला क्या होएगा, एवरेज होएगा, एपी में बीच वाला नंबर, इन पांचों की एवरेज 27 है, तो एवरेज 27 है तो सम कितना होगा, 27 5 135, ये तो डायरेक्टली जोड़ लो या ऐसे जोड़ लो 135, तो उसने अब की बार 25 की वैल्यू बता दी, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बता रखी है, 135 की वैल्यू पूछ ली। ठीक है जी, 25 यूनिट की कितनी वैल्यू, 1845, तो 1 यूनिट की कितनी वैल्यू है, इतनी, 135 यूनिट की कितनी वैल्यू है, इतनी, 25 में 2 5 होते हैं, 1 5 से इसको काट दूंगा, 1 5 से इसको काटूंगा 27 आएगा, इसको काटूँ 5 दिए 15, 5 के 5 में 45, 9 के 54, 4 आएगा यूनिट डिजिट, नहीं 9 7 63, 3 आएगा, मैं सोचा कहाँ गलती हो गई,
ये लो, ठीक है भाई, क्लियर है? तो मंथली से डरोगे। नेक्स्ट, अब 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा है? 16, 17, 18 खत्म, ठीक है। तो अब तक क्या हो रहा था, उसने आपसे रेट नहीं पूछी थी, लेकिन अगर वो रेट पूछ ले तो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा। देखो, या तो वो आपको रेट देगा, या तो वो आपको रेट देगा या रेट नहीं देगा। रेट देगा तो एक तरीका बता दिया, रेट नहीं दे तो एक और तरीका बता रहा हूं। ये तरीका यूनिवर्सल है, रेट नहीं दे तो ये वाला तरीका यूनिवर्सल है, रेट दे ना दे सब पर लगेगा। बट ये वाला तरीका फास्ट पड़ रहा है थोड़ा, इसलिए ये आना चाहिए। रेट देते ही मैं ये सीरीज बना सकता हूँ। आपको ये आएगा कि सर हमें कैसे याद रहेगा। देखो, जैसे ही उसने रेट दिया, अब ये लाइन लगा दोगे इन चीजों की। अब मैं आपको रेट ही ना दूं, मैंने बोला रेट y% है, लगाओ, कैसे लगाओगे लाइन? ठीक है, तो चलो एक और तरीके से देखते हैं। ओके जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। दी एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹3500 विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ, तो उसने बोला ये डेट है ₹3500 की, अगर इंस्टॉलमेंट देंगे तो इतने का डेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 4 साल में। रेट है y% पर एनम, तो y की वैल्यू बताओ। उसने बताया है जो इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट पहले साल के बाद जाएगी, दूसरी दूसरे साल के बाद, तीसरी तीसरे साल के बाद, चौथी चौथे साल के बाद, ऐसे ही जाती है इंस्टॉलमेंट। ठीक, ओके जी, क्लियर। ऐसा नहीं होता कि आज ही आपने रुपए उधार लिए, आज ही इंस्टॉलमेंट दे दी, ये क्या मतलब हुआ? एक बार देखना, समझना इस बात को। आपने आज ही किसी से 5,000 रुपये उधार लिए, मान लो आपकी 500 की इंस्टॉलमेंट है, और आपने बोला ये ले पहली इंस्टॉलमेंट 500, फिर 4500 ही उधार ले लेते ना। पहली इंस्टॉलमेंट कब जाती है? मंथली इंस्टॉलमेंट है, आपने कुछ रुपए उधार लिए तो 1 महीने बाद जाएगी, एटलीस्ट 1 महीना तो बरतेंगे उस रुपए को, तभी तो 1 महीने का ब्याज देंगे। आज ही अगर देने हैं तो मैं उधार ही कम ले लूंगा। अगर ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो 1 साल के बाद जाएगी पहली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ओके जी। तो देखो जी, तो यहां पर मैं एक बार आपको डिटेल में समझा दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने कुछ रुपए उधार लिए P, 1 साल के बाद मैंने दे दिए 3500, 2 साल के बाद मैंने दे दिए, आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा सोल्व करते हुए, 3 साल के बाद मैंने दे दिए 3500, और 4 साल के बाद मैंने दे दिए 3500। या फिर उससे बताऊं, ठीक है, वैसे बता देता हूँ मैं, एक्स मान के करवा देता हूँ। मान लो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, आप एक्स रुपए की इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, एक्स रुपए की आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। आपने कुछ रुपए लिए P, 1 साल के बाद एक्स दिए, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट दी, फिर तीसरी दी, फिर चौथी दी, ठीक है। उसने हमें रेट नहीं बता रखी, तो मैं वो लाइन नहीं बना सकता ये वाली। तो अब मैं कैसे करूंगा? तो 1 मिनट रुको भाई। तो देखो, तो मैंने क्या बताया कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आप वैल्यू इक्वेट करोगे तो हमेशा चौथे साल में ही करनी है। तो इस P की वैल्यू चौथे साल में क्या है वो निकालो, यानी कि अमाउंट निकालने के लिए मैं बेसिकली आपको बोल रहा हूं। इस P की वैल्यू 4 साल बाद, यानी कि 4 साल का ब्याज लगाओ इस पर, अमाउंट निकाल लो। यहां पर तो अमाउंट ऑलरेडी दे रखा है, यहां पर अगर मुझे निकालना है तो मैं निकाल लूंगा। सर रेट नहीं दे रखी, अमाउंट कैसे निकालूं? मान लो रेट नहीं दे रखी, कोई दिक्कत नहीं है। P मैंने रेट मान ली R%, 1 साल में R% ब्याज लग रहा है, तो 4 साल में कितना लगेगा? 4R%, 100 + 4R बटे में 100। मैं इन्हीं वैल्यू से करा दूं? नहीं, एक बार ऐसे करा देता हूं, चलो रिवीजन हो जाएगा फिर, है ना, बाद में इन वैल्यू से करा दूंगा। तो रेट मैंने R% मान ली, तो अगर 1 साल में मान लो 5% रेट होती तो 4 साल में 500 के 20% ब्याज बन जाता। तो आप क्या करते? 100 + 20, 120 बटे 100, मैंने वही किया। इसको 4R% बढ़ाना है तो 100 + 4R बटे में 100, तो इसकी वैल्यू यहां पर ये हो गई। अब ध्यान से सुनो, ठीक है सर, अब क्या इन सब की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी? नहीं, देखो इसकी वैल्यू मैं यहां पर निकालूंगा तो मैं x रुपए पर 1 साल का ब्याज लगाऊंगा। आप बोलोगे जी हाँ सर। यहां पर x रुपए के ऊपर मैं 2 साल का ब्याज लगाऊंगा, जी हाँ सर। और यहां पर x रुपए के ऊपर मैं 3 साल का ब्याज लगाऊंगा। तो देखो, अगर इंस्टॉलमेंट 4 साल की है, 4 इंस्टॉलमेंट है, तो इसके ऊपर मैंने 1 साल का ब्याज लगाया, इसके ऊपर मैंने 2 का लगाया, इसके ऊपर 3 का, क्योंकि इसकी वैल्यू तो यहीं पे है। तो अगर 4 इंस्टॉलमेंट हैं तो x के ऊपर एक बार 1 रुपए का ब्याज लगेगा, एक बार 2 का, एक बार 3 का, ठीक है जी। और एक और बात, इसकी वैल्यू मैं यहां पर देखूंगा तो इसकी वैल्यू यहां पर क्या होगी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल है, हाँ जी सर,
इसके ऊपर कुछ ब्याज लगेगा, तो इसकी वैल्यू जब मैं यहां पर देखूंगा तो एक्स से कुछ ज्यादा ही होगी ना, एक्स प्रिंसिपल है प्लस 3 साल का जो इस पे ब्याज लगा वो, तो ये एक्स वहां पर रहेगा ही रहेगा, इसके ऊपर 3 साल का ब्याज भी होगा, ये एक्स यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, इसके ऊपर 2 साल का ब्याज होगा, ये एक्स यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, इसके ऊपर 1 साल का ब्याज होगा, तो चारों एक्स की वैल्यू तो यहाँ पर होंगी ही होंगी, तो मैंने 4x कर दिया, 5 इंस्टॉलमेंट है तो 5x, ठीक है जी। प्लस में अब ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100, तो मैं क्या करूंगा प्रिंसिपल, इनके ऊपर जो जो ब्याज निकाला वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, प्रिंसिपल यहां पर क्या है एक्स, ये मत बोल देना अरे जिसके ऊपर मैं ब्याज निकाल रहा हूं वही होगा ना प्रिंसिपल, अभी तो मैं इसके ऊपर ब्याज निकाल रहा हूं, तो आप लिखोगे अपने आपके दिमाग में चलेगा P इंटू आर इंटू टी बटे 100, तो P इंटू में आर इंटू टी, अब सर टी की जगह क्या लिखूं, देखो अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो आप लिखोगे सिग्मा 3, अगर 5 इंस्टॉलमेंट है तो सिग्मा 4, 4 इंस्टॉलमेंट है तो आप लिखोगे 3 + 2 + 1 सिग्मा 3, यानी कि पहले 3 नेचुरल नंबर का सम, 5 इंस्टॉलमेंट है तो पहले 4 नेचुरल नंबर का सम, 10 इंस्टॉलमेंट है तो पहले 9 नेचुरल नंबर का सम, ठीक है क्लियर है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 3 + 2 + 1, अगर मैं पहले 3 नेचुरल नंबर का सम तो ऐसे ही निकाल सकता हूं ना 6, पहले 10 का निकालना है तो फॉर्मूला यूज कर लूंगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n + 1/2 वाला, ठीक है जी, बटे में 100, यहां पर आपको मिलेगा। अब मैं इसी को इस क्वेश्चन के ऊपर लगाकर बताऊंगा तो और ईजी होएगा, फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली बिना ये डायग्राम बना के बताऊंगा, ठीक है अच्छे से आपको तभी समझ में आएगा। तो भाई ने कुछ रुपए उधार लिए, ओके जी, पहले साल के बाद उसने 3500 रुपए दिए, दूसरे साल के बाद फिर उसने 3500 रुपए दिए, एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तीसरे साल के बाद फिर 3500 रुपए दिए, चौथे साल के बाद फिर 3500 रुपए दिए, ओके जी क्लियर है। तो मैंने बोला यार हर एक रुपए को मैं चौथे साल में हर एक रुपए की वैल्यू में इक्वेट कर सकता हूँ, सबकी वैल्यू को मैं चौथे साल पर लेकर जाऊंगा और इन सब की जो भी वैल्यू बनेगी उसका सम मैं इसके इक्वल रख दूंगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 4 साल के बाद कितनी बनेगी, उसने तो ऑलरेडी दे रखी है ना भाई, डेट दे रखा उसने, तो डेट क्या होता है अमाउंट, तो इसकी वैल्यू 4 साल के बाद क्या बनेगी वही दे रखी है, उसने ये नहीं दे रखा हमने कितने रुपए उधार लिए, कई बार वो देता है तो ये भी ध्यान रखना है, उसने तो ऑलरेडी दे रखा है कि अमाउंट कितना है, तो मैंने लिख दिया 16,310 इज इक्वल टू, अब देखो 4 इंस्टॉलमेंट बनी है तो मैंने क्या किया 4 × 3500, ये सारे आ गए प्रिंसिपल, देखो मैं अमाउंट को अमाउंट से इक्वेट कर रहा हूं, तो ये सारे तो आ गए प्रिंसिपल, अब इनके ऊपर जो बचा खुचा ब्याज है वो भी लगाना है, तो मैंने आपको क्या बताया था 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4 × इंस्टॉलमेंट, 5 है तो 5 इंस्टॉलमेंट, 6 है तो 6 × इंस्टॉलमेंट, उसके बाद आपके मन में ये फॉर्मूला चलना चाहिए ये वाला P, यानी कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर ही ब्याज कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, P इंटू आर तो हमें पता नहीं तो मैंने R लिख दिया, इंटू में T, अब 4 इंस्टॉलमेंट है तो 3 + 2 + 1, 1 से लेकर 3 तक यानी कि 6, ये लिखेंगे हम पेपर में, एक्चुअल में हम ये कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे हम सबसे पहले पेपर में, ठीक। अब ये कैलकुलेशन कैसी होगी वो डिपेंड करती है इन वैल्यूज के ऊपर, ठीक है कैसे करेंगे कैसे नहीं, तो देखो इन 2 0 से 2 0 कट गई, यहां पर मुझे दिख रहा है कि 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, 14,000, तो 14,000 को अगर मैं इधर लेकर आऊंगा तो 16 में से 14 2,310 इज इक्वल टू 35 × R × 6, R की वैल्यू निकालनी है, काटा पीटी कर दो शुरू, 5 7 35, 5 2 10, 7 3 21, 7 3 21, 6 के अंदर एक 3 और 2 होता है, 2 यहाँ से कट गया, 3 से कट गया, 11, R = 11। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है पता है, मैं ये लिख रहा हूँ ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हो सकता है आपको लग रहा है ये तो कैलकुलेटिव हो गया, अगले स्टेप में उत्तर आ जा रहा है, या एट द मैक्स उससे अगले स्टेप में उत्तर आ जा रहा है, ठीक है। अब मैं इस मेथड को 2 क्वेश्चन पर और लगाऊंगा, उसमें थोड़ा सा और कैलकुलेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर वो डेट नहीं बताएगा अमाउंट नहीं बताएगा तो मुझे यहाँ पर अमाउंट निकालना पड़ेगा। करो एक और क्वेश्चन, ये देखो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बोल सकते हो, जानबूझ के मैं लाया हूं, करो। A sum of ₹10 is lent with simple interest to be paid back in 11 मंथली इंस्टॉलमेंट, तो देखो किसी ने 10 रुपए लिए थे, ओके जी, तो उसने 11 मंथली इंस्टॉलमेंट दी, ओके जी, ऑफ ₹1 ईच, ओके जी, तो रेट बता दो, ठीक है।
आया हुआ क्वेश्चन है, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा नहीं बट आया हुआ है। 2022 सीजीएल में आया था शायद, अब ये नहीं पता टीयर 1 में या टीयर 2 में। ठीक है, देखो हमें क्या क्या पता है, हमें उसने बताया है कि 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे रहा है, ठीक है जी, और 11 इंस्टॉलमेंट दे रहा है, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, जब रेट नहीं गिवन हो तो सर हम अमाउंट को अमाउंट से इक्वेट करते हैं। एक अमाउंट हम निकालते हैं प्रिंसिपल से, दूसरा अमाउंट हम निकालते हैं किस्तों से, है? अच्छा वो डायग्राम गुम हो गया, कहीं पर है वो डायग्राम कि एक प्रिंसिपल से अमाउंट निकालते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, और हर एक किस्तों की वैल्यू निकालते हैं, ऐसा कुछ करते हैं सर। ओके जी, तो अब देखो प्रिंसिपल कितना है, उसने 10 रुपए उधार लिए थे, उसने 10 रुपए उधार लिए थे। ए सम ऑफ ₹10 इज लेंट। तो पिछले क्वेश्चन में उसने जैसे हमें डेट बताया था, उसने अमाउंट ही बता दिया था, अब की बार नहीं बताया, तो निकालना पड़ेगा। तो रेट देखो, और इंस्टॉलमेंट है मंथली, तो मैंने मंथली रेट को मान लिया, मैंने मंथली रेट, क्योंकि अब मंथली रेट यूज होगा, मैंने मंथली रेट को मान लिया R%। तो साल की रेट क्या होगी, 12 इंटू R%, है? क्योंकि अगर मैं साल की रेट को R मान लेता तो मंथली R/12 होती, तो कैलकुलेशन बढ़ जाती, तो मैंने मंथली को ही मान लिया R%। ठीक है, अब देखो आपने 10 रुपए उधार लिए, ब्याज लग रहा है R% पर मंथ, R% पर मंथ। ओके जी, कितनी इंस्टॉलमेंट है सर, 11। तो इसके ऊपर 11 महीने का ब्याज लगाओ, 11 महीने का ब्याज लगाओ, 11 मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो 11 महीने का, एक महीने में R% बढ़ रही है, तो 11 महीने में 11 R% बढ़ जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 + 11 R/100। इसमें कई बच्चों को डाउट होता है, मैं फिर से बताऊं मेरे दोस्त, अगर 10% पर एनम कोई सम बढ़ रहा है तो आप बोलते हो सर 3 साल में तो ये 30% बढ़ जाएगा, तो जो भी प्रिंसिपल था उसका 130/100 हो जाएगा, 100 + 30/100 हो जाएगा। यही मैंने किया, एक महीने में R% है तो 11 महीने में 11 R%, तो इतने परसेंट ये बढ़ जाएगा। हो कितना जाएगा, पहले 100 था तो 100 + 11R, तो मैंने अमाउंट लिख दिया ये, अब आगे भी अमाउंट लिखूंगा। फिर मैंने क्या बताया था, 5 किस्तें हैं तो 5 × X, ऐसे करके। तो किस्तें कितनी है, 11, हर एक किस्त कितने रुपए की है सर, 1 रुपए की, तो 11 × 1, ये सारी किस्तें आ गई। ये तो प्रिंसिपल है, अभी किस्तों के ऊपर जो बचा खुचा ब्याज है वो भी निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, आपके दिमाग में क्या चलेगा, P × R × T/100। P यानी कि ये जो किस्त है उसको प्रिंसिपल, किस्तों के ऊपर ब्याज निकाल रहा हूं मैं, तो किस्त तो है 1 रुपए की, तो P की जगह 1 लिख दिया, रेट R लिख दी। ठीक है, टाइम मैंने क्या बताया था, अगर 11 इंस्टॉलमेंट है तो σ10, 12 इंस्टॉलमेंट है तो σ11। पहले 10 नेचुरल नंबर का सम, 10 × 11/2, आप बोलोगे सर 55, तो गुणा में 55 बटे में 100, ये करना है दोस्त। और ये एक किया जा सकता है सिर्फ अपने दिमाग में, डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो। अभी तो समझाने के लिए कहानी पूरी बता रहा हूं। ठीक है ब्रदर, तो अब करें इसको, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो यहाँ पर डिपेंड करता है ना। यहाँ पर देखो आपको समझाने के लिए 11 × 1 लिखा है, एक, अदरवाइज मैं इसे 1 को क्यों लिखूंगा। ठीक है, ओके, तो क्या करूं, इस 100 को गुणा करके इस 100 को काट दूं, ये भी कर सकते हैं, चलो ऐसे कर दिया। तो इस 100 को अगर मैं इधर गुणा करूंगा, इधर 11 है तो इधर हो जाएगा 110, ठीक है, बटे में 100, तो इस 0 से मैंने इस 0 को काट दिया। ठीक है, एक 0 तो मैंने यहीं से काट दी थी। अब इस 10 को मैं ऊपर ले आऊंगा, तो 10 × 100 1000 प्लस में 110R इज इक्वल टू 110 प्लस में 55R। दूसरा स्टेप लिखा मैंने, ये मैं डायरेक्टली लिख सकता था, जी हाँ सर, इस 55 को इधर लाओ, 55R इज इक्वल टू, ओहो 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 ओहो, अच्छा ये 100 जब इससे गुणा होएगा तो ये 11 थे, 1100 होएगा, ये 1100 होएगा, तो 1000 जब उधर जाएगा तो ये 100। ठीक है, 55 को उधर ले जाओ, ये तीसरा स्टेप है, देखो 1 2 3, बस आ गया उत्तर। और हमें एक्चुअल में आर की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने निकालनी है 12R की, तो 12 से गुणा कर दो, ये आपका उत्तर है। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड रेट हो हम निकाल ही लेंगे, 5 से 11 पर, 5 से 20 पर, 240/11, 11 दूनी 22, 2 11 एकम 11, 9/21, 9/11, 21 पॉइंट समथिंग एक ही है। ठीक है भाई, क्लियर है, एक और क्वेश्चन करोगे, ये लो, डू वन मोर क्वेश्चन।
द मार्केट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 10,000। एक रेफ्रिजरेटर का मार्केट प्राइस 10,000 है। इट इज अवेलेबल ऑन ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ 2,000। तो अवेलेबल कैसे है कि 2,000 रुपये तो आज दे दो। आज अगर 2,000 दे दोगे, फ्रीज है 10,000 का, आज आपने 2,000 दे दिए कि ये लो भाई, तो दुकानदार बोलेगा बाकी के 8,000 निकाल, 8,000। तो आप बोलोगे यार किस्तें बना दो, तो 8,000 उधार हो गए। आज आपने 8,000 उधार लिए हैं और उसकी आपने किस्तें बनवाई है, ठीक है। तो अपना प्रिंसिपल क्या हो गया, अपना प्रिंसिपल हो गया 8,000, ठीक है जी। 9 मंथली किस्तें बनवाई हैं आपने, कितने की, 1,000 रुपए की। तो फाइंड द रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट। उसी तरीके से करेंगे, देखो अमाउंट से अमाउंट को इक्वेट करेंगे। ये आपके मन में चल रही है बात। एक अमाउंट में निकालूंगा प्रिंसिपल से, बाकी निकालूंगा किस्तों से, ओके जी। तो आपने प्रिंसिपल लिया 8,000 उधार, ठीक है। रेट हमने मान ली R%, ठीक है। तो R% महीने की, मंथली इंस्टॉलमेंट है तो मैंने मंथली रेट मान ली है जी। रेट है मेरी R% पर मंथ। सालाना निकालनी होगी एंड में तो 12 गुना कर दूंगा, ठीक है जी। तो कितनी किस्तें गई हैं, 9 महीने का अमाउंट बताओ। एक महीने का R% ब्याज, 9 महीने का 9R% ब्याज। तो 100 + 9R बटे में 100, अमाउंट आ गया भाई 8,000 के ऊपर, R% पर मंथ के हिसाब से 9 महीने में, ठीक है। आगे इंस्टॉलमेंट है 9, तो 9x करता हूँ मैं, 9 इंटू इंस्टॉलमेंट कितनी है, हर एक इंस्टॉलमेंट 1,000 की है, तो 9 इंटू 1,000, 9,000 प्लस में। अब मैं ब्याज निकालूंगा किस्तों पर, P इंटू R इंटू T। P यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि हर एक किस्तों पर निकाल रहा हूँ, इंटू R मैंने मार रखी है टाइम। 9 किस्तें हैं तो मैं लिखता हूँ सिग्मा 8, यानी कि 8 इंटू 9 बटे 10, सॉरी 8 इंटू 9 बटे 2, सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा 36। P इंटू R इंटू T बटे में 100, ये लिखेंगे हम पहले, ठीक है भाई, क्लियर है। अब करें इसको सोल्व, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, कट ही रहा है, क्यों फालतू में कैलकुलेशन बढ़ाएं, ये कट रहा है, ठीक है जी। 80 इंटू 100, वैसे सब जगह से एक जीरो और भी कट रही है ना, काट दूं, इधर एक जीरो काट दी, इधर एक जीरो काट दी, इधर एक जीरो काट दी, ठीक है। 8 इंटू 100 800, प्लस 8 में 72। देखो इसको भी मैं इस स्टेप को गायब कर सकता हूँ, बट क्यों, सिली मिस्टेक हो जाएगी खाम का, एकदम फालतू के डॉन नहीं बनेंगे, तो ये अच्छा है। 36R, 36R इधर आएगा तो 36R ये घट जाएगा, 72 माइनस 36, ये उधर जाएगा तो 100 बच जाएगा। फिर तुरंत मैं इसको देकर मारूंगा इधर 36, मुझे तो 12R की वैल्यू निकालनी है, 12 12 3 36, 100 बटे 3 यानी कि 33, 1 बटे 3%, ठीक, क्लियर है। मैं इसको एक और तरीके से आपको बता सकता हूँ, ये सोच रहा हूँ बताऊँ कि नहीं, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे। देखो आप यहीं पर भी लाइक इस वीडियो को देखना छोड़ सकते हैं, मोर देन एनफ। बाकी इन तीनों क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से बता सकता हूँ, बता दूँ, 4-5 मिनट लगेंगे है। देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, खासकर उन क्वेश्चन में मदद मिलेगी जिनमें डेट दे रखा है, ठीक है, उनमें ज्यादा ही मदद मिल जाएगी। इस तरीके, यही तरीका लगाएंगे, यही कैसे, रेट Y% है ना, तो मैंने रेट Y% मान लिया, तो 100 रुपये पर Y ब्याज मिल रहा है, तो पहले 100, अगला ब्याज, अगला क्या हो जाएगा 100 + Y, हम ऐसे तो कर रहे थे। अगर 25 पर एक ब्याज मिल रहा है, 25 में एक जोड़ दिया, फिर एक और जोड़ दिया, फिर एक और जोड़ दिया, 100 पर Y ब्याज मिल रहा है तो 100 में एक Y जोड़ दिया, फिर एक और Y जोड़ दिया, फिर एक और Y जोड़ दिया। कितनी इंस्टॉलमेंट थी टोटल, 4 थी ना इसमें, 4 तक चला गया मैं, तो इन सब का सम इधर तो आ जाएगा 400, प्लस में 6Y, तो ये क्या है, ये है डेट और ये है इंस्टॉलमेंट। उसने बताया है कि इसकी वैल्यू तो है 16,310 और इसकी वैल्यू है 3,500, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, या फिर ऐसे देख लो, यहाँ का 35 गुना है रियल चीजें, तो यहाँ का 35 गुना, यानी कि 400 + 6Y का 35 गुना है रियल चीजें। इसकी रियल वैल्यू क्या है, 16,310। तो 5 दूनी 10, एक 7 भी है इसके अंदर, 7 दूनी 14, 7 21, 7 21, तो 400 में क्या जोड़ोगी, 6Y हो, ठीक है ना, नहीं एक 2 भी आ रहा है, 466, ठीक है। 400 में क्या जोड़ोगी, 466 हो जाए, आप बोलोगे 66, 6Y = 66, Y = 11। आपको डेफिनेटली ये लगेगा सर ये तो बहुत ही आसान है, बट इसने यहाँ पर डेट दे रखा है। अगर उसने यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा होता तो उस प्रिंसिपल के ऊपर आपको डेट निकालना पड़ता, कैसे, ऐसे करके, तो फिर वो इतना सा ही कैलकुलेटिव हो जाता है, बराबर ही पड़ता है।
कहीं ना कहीं यही आसान पड़ता है, ये सिंपल पड़ता है फिर समझने में। तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर डेट दे रखा हो ना, डेट, तो आप इस तरीके से भी चले जाओ, भले ही रेट पूछे हो इस तरीके से चले जाओ। प्रिंसिपल दे रखा था, इस तरीके से चले जाओ। ठीक है, तो भाई दैट्स ऑल, अपने इंस्टॉलमेंट के अंदर यही मामला था और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी है, कोई भी डाउट है, उसको दोबारा जाकर देख लो। इस तरीके से बताया है कि कोई परेशानी नहीं होगी। है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको सोचना चाहिए वहां पर समझने के लिए। कई ऐसे होते हैं कि समझ में इसलिए नहीं आ रहे कि मेरी कमी है, बताने वाले में कई है कमी है। कई इसलिए समझ में नहीं आते कि वो जो समझने वाला है वो एनफ नहीं सोच रहा जितना उस क्वेश्चन के लिए उसको सोचना चाहिए। अपनी तरफ से मैं कमी छोड़ने की ये सोचता हूँ कि कमी छूटे ही ना, एक्स्ट्रा ही कर दूं। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका समझ में ना आए, मैं अगर बता रहा हूँ, तो उसको बार बार देखो। ठीक है, उसके बारे में सोचो, उसके ऊपर थोड़ा टाइम दो, अपने आप समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी जो फीडबैक है अपना कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए। हर एक वीडियो के अंदर फीडबैक दे दिया करो यार, जैसा भी फील करते हो। है, अच्छा लगता है, सामने से कम्युनिकेशन आती रहनी चाहिए। मैं नज़र मारते रहता हूँ आपके कमेंट्स के ऊपर, भले ही मैं रिप्लाई ना करूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।